Hello entrepreneurs, welcome to our channel. So we have already started a new series of class 12 BST जिसमें हम BST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ कवर करने वाले हैं along with some revision lectures and case study lectures. आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे BST के सेकेंड चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो इस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाट आर प्रिंसिपल्स. तो प्रिंसिपल्स कुछ ऐसे फंडामेंटल ट्रुथ होते हैं जो हमें अपनी लाइफ में फॉलो करने चाहिए, बट ये कुछ ऐसे रूल्स हैं जिसे ब्रेक करने पर आपको पनिशमेंट नहीं मिलती, आपको कोई पेनल्टी नहीं लगती. जैसे ऑनेस्टी, जैसे पंक्चुअलिटी, जैसे काइंडनेस. ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए. पर अगर हम ऑनेस्ट नहीं है, अगर हम काइंड नहीं है, अगर हम पंक्चुअल नहीं है, तो हमें इस चीज़ की कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती है. तो ऐसे हम कहते हैं हमारे जो लाइफ के प्रिंसिपल्स हैं. तो वैसे ही जो प्रिंसिपल्स होते हैं एक ब्रॉडर टर्म होता है, उसके अंदर अलग अलग तरह के प्रिंसिपल्स आते हैं, जिसमें से एक प्रिंसिपल है हमारे मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या करते हैं? मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ये मैनेजर्स के बिहेवियर को गाइड करते हैं. तो ये कुछ बेसिक जनरल गाइडलाइंस होती हैं जो मैनेजर्स को बताती हैं कि पर्टिकुलर सिचुएशन में उन्हें किस तरीके से रिएक्ट करना है, उन्हें किस तरीके से डिसीजन लेना है. इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. इसका मतलब क्या है कि पहले के टाइम पर जब कोई कंपनीज स्टार्ट हुई होगी या मैनेजमेंट का काम शुरू हुआ होगा, तो सब लोगों ने कुछ कुछ चीज गलतियां की होंगी और उस गलतियों से कुछ सीखा होगा. तो जो भी उन्होंने गलतियों से सीखा उसे उन्होंने धीरे धीरे करके दोबारा से टेस्ट करके एक प्रिंसिपल बना दिया कि ये तो आपको फॉलो करना चाहिए अगर आपको कंफ्यूजन नहीं चाहिए, अगर आपको केओस नहीं चाहिए, अगर आपको अपना काम बेटर तरीके से परफॉर्म करना है. तो ये उन्हीं प्रिंसिपल्स या उन्हीं गाइडलाइंस को हम कहते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स. अब मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स में कुछ फर्क होता है. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो जनरली थोड़े से फ्लेक्सिबल होते हैं. इसका मतलब आप उसे चेंज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. हम एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि अभी आप आगे पढ़ेंगे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को. पर एक प्रिंसिपल है जो डिवीजन ऑफ वर्क. वो कहता है कि काम को डिवाइड कर देने से जो काम होता है वो ज़्यादा आसान हो जाता है और उससे आप बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाते हो. तो ये जो प्रिंसिपल है ये बहुत रिजिड नहीं है, ये फ्लेक्सिबल है. इसका मतलब है कि अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस चाहे तो कुछ पर्टिकुलर काम को डिस्ट्रीब्यूट कर भी सकती है, और अगर उन्हें लगता है कि नहीं ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, इसे तो मैं खुद ही परफॉर्म करूंगी, तो हम उसे खुद भी परफॉर्म कर सकते हैं. तो ये रिजिड नहीं है कि आपको हर बार ये परफॉर्म करना ही पड़ेगा. अपनी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हो. लेकिन जो प्योर साइंस के प्रिंसिपल्स होते हैं वो बहुत रिजिड होते हैं. जैसे अगर हमने केमिस्ट्री में अगर आपको एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए और वो सॉल्यूशन दो केमिकल्स को मिलाकर मिलता है, तो आपको वही दो केमिकल्स ही मिक्स करने पड़ेंगे, आप उसको कोई तीसरा केमिकल मिक्स नहीं कर सकते. तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो ज़्यादा रिजिड होते हैं. फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पे आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हो. क्रिएटिविटी का मतलब क्या है कि आप अपने हिसाब से कुछ डिसीजंस ले सकते हो. अगेन आप जब ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे तो आपको एक प्रिंसिपल समझ में आएगा और वो प्रिंसिपल है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. ये क्या होता है इसको आप ज़्यादा गहराई में अभी नहीं समझेंगे क्योंकि हम थोड़ी देर बाद ये डिस्कस करने ही वाले हैं. बट बेसिकली स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ये कहता है कि किसी भी एम्प्लॉय को आपको बहुत फ्रीक्वेंटली निकालना नहीं चाहिए. तो आपने किसी को एम्प्लॉयज़ को हायर किया, फिर एक आध महीना उनसे काम करवाया, फिर आपने उनको निकाल दिया, ऐसी पॉलिसी आपकी नहीं होनी चाहिए. तो उनका जो टेन्योर है, टेन्योर मतलब जितना टाइम पीरियड है उनका ऑर्गेनाइजेशन में, वो थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए. बहुत फ्रीक्वेंटली आप उन्हें निकालिए मत, लेकिन एग्जैक्टली कितने महीनों के लिए आपको उनको रखना है ये आपके ऊपर है. तो ये क्या है, आप इसमें क्रिएटिविटी अप्लाई कर सकते हो. कुछ लोग जो है वो 6 महीने के लिए रखेंगे, कुछ लोग उनको स्टेबल करने के लिए उनको 1 साल का जॉब ऑफर करेंगे. तो ये क्या है कि ये आप अपनी मर्जी से इसमें कुछ ऊपर नीचे कर सकते हो. लेकिन यही चीज़ें आपकी साइंस के प्रिंसिपल्स में नहीं होती. साइंस का प्रिंसिपल स्टैटिक होता है, इसमें आप कुछ ऊपर नीचे नहीं कर सकते हो. तो कोई अगर मान लीजिए अगेन केमिस्ट्री की बात करें कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर केमिकल 10 ml ही डालना है पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो आप उसे उतना ही डालेंगे. आप उसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंट करने के लिए या क्रिएटिविटी दिखाने के लिए आप उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं डालेंगे. तो वैसे ही आपने जैसे 10th में भी आपने केमिस्ट्री लैब्स में कुछ एक्सपेरिमेंट किया होगा, तो हमें कुछ पर्टिकुलर कलर ही चाहिए होता है, जैसे लाइट पिंकिश. तो हमें वही कलर अगर चाहिए तो हर एक चीज़ को प्रॉपर मेजरमेंट में ही डालना पड़ेगा. हम उसमें अपना खुद का कुछ क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते.
मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। तो जब आपको काम करने का एक बेटर तरीका मिलेगा, जब आप कुछ नई गलतियां करोगे, फिर कुछ नए सॉल्यूशंस निकालोगे, तो कुछ नए प्रिंसिपल्स आप बनाओगे या फिर एग्जिस्टिंग प्रिंसिपल्स पे आप चेंजेस भी कर सकते हो। तो जब आउटसाइड एनवायरनमेंट में चेंज होता है तो ये प्रिंसिपल्स भी चेंज होते हैं, लेकिन साइंस के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, ये बदलेंगे नहीं। जैसे हमें वाटर चाहिए तो हमें H2O मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एलिमेंट्स ही चाहिए, तो ये बात कभी नहीं बदलेगी, ये सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में कब कुछ नया आएगा तो नए तरीके से वाटर बनेगा, तो ये ऐसा नहीं होता, ये टाइम के साथ चेंज नहीं होते हैं। तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन साइंस के और मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स कैसे अलग होते हैं। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और मैनेजमेंट की टेक्निक्स में क्या फ़र्क होता है। और अच्छी बात यह है कि ये दोनों के बारे में आप इन डेप्थ आगे पढ़ने वाले हो, बट हम सिर्फ बेसिक टच करेंगे कि जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं और टेक्निक्स थोड़ी कम फ्लेक्सिबल होती हैं। इसका मतलब जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं उसमें आप ज़्यादा चेंजेस अपने हिसाब से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन टेक्निक्स में भी कर सकते हो लेकिन उतना नहीं, आपको उसको थोड़ा बहुत तो सेम ही रखना पड़ेगा। तो ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल है और ये कम फ्लेक्सिबल है, जबकि साइंस के प्रिंसिपल्स बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं थे, वो रिजिड थे। फिर हम बात करते हैं कि जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो गाइडलाइंस होती हैं। गाइडलाइंस मतलब एक नॉर्मल आपके लिए एक पाथ हो सकता है, ब्लूप्रिंट हो सकता है कि आपको इस वे में अगर आप जाएंगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन मैनेजमेंट की टेक्निक्स ऐसी कोई गाइडलाइंस नहीं है, ये बल्कि कुछ मेथड्स हैं या कुछ प्रोसीजर्स हैं जो एक सीरीज में है और वो आपको बता रहे हैं कि पर्टिकुलर तरीके का काम करने का ये एक मेथड होता है। जैसे अगर आपको अपनी मशीन्स पे डेप्रिसिएशन लगाना है तो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एक स्ट्रेट लाइन मेथड होता है या फिर एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो किसी भी काम को करने के क्या तरीके होते हैं वो आपको ये टेक्निक्स बताती है, जबकि जो प्रिंसिपल्स है वो तरीका नहीं बताती है, वो सिर्फ आपको एक ब्लूप्रिंट देती है, एक पाथ शो करती है कि आपको इस डायरेक्शन में जाना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स जो है वो गाइडलाइंस है और जो टेक्निक्स है वो एक मेथड्स हैं काम को करने के। नेक्स्ट हम बात करें तो लास्ट जो डिफरेंस आता है वो है मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स और वैल्यूज। अब देखो इसको आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि मैनेजमेंट की जो फील्ड है वहाँ के कुछ प्रिंसिपल्स अलग होते हैं और हमारे एज अ ह्यूमन प्रिंसिपल्स कुछ अलग होते हैं। जो ह्यूमन प्रिंसिपल्स होते हैं उसको हम कहते हैं वैल्यूज। तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं वो किसे गवर्न करेंगे, तो वो मैनेजर्स को गवर्न करेंगे। तो मैनेजर्स की डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, या ये गाइडलाइंस होते हैं मैनेजरियल एक्शन के लिए, मतलब मैनेजर्स के एक्शन के लिए। जबकि जो वैल्यूज होते हैं वो हमारे ह्यूमन एक्शन के लिए गाइडलाइंस होती हैं। ह्यूमन एक्शन मतलब अगर मेरे फ्रेंड ने कोई गलती की है तो क्या मैं उसे डिफेंड करती हूँ या मैं उसकी सज़ा दिलवाती हूँ। अगर मुझे पता है कि मान लीजिए नॉर्मल से अगर आप स्कूल में देख लिए, अगर मान लीजिए अगर स्कूल में कोई कांड हो गया है ना, वॉशरूम में किसी ने पटाखे जला दिए, अब आपको पता है वो किसने चलाए हैं, लेकिन वो जो ग्रुप है या तो वो बहुत बदमाश है, आप उनसे डरते हैं, या तो फिर वो आपके खुद के फ्रेंड्स हैं। तो क्या आप ऑनेस्ट होते हैं ऐसी सिचुएशन में या फिर आप अपने मतलब के लिए झूठ बोल देते हैं, ये आपको बताते हैं कि आपकी वैल्यूज क्या है। तो ह्यूमन एक्शन को जो गाइड करे वो वैल्यूज होती हैं। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स टेक्निकल होते हैं नेचर में। टेक्निकल का मतलब क्या है कि हम इसमें ज़्यादातर जो ऑफिसेस है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है इनकी बात करेंगे, टेक्नोलॉजीज की बात करेंगे। जबकि जो वैल्यूज होती हैं वो एथिकल होती है नेचर में। एथिकल मतलब कि क्या आप एक मॉरल पर्सन है या नहीं, आपके अंदर मॉरलिटी है या नहीं, वो बताती है। तो ये एथिकल होती है कि हमें सच बोलना ही चाहिए, हमें पंचुअल होना ही चाहिए, तो ये कुछ एथिक्स डिटरमाइन करती है। जबकि ये ज़्यादा टेक्निकल मतलब ये ऑफिस की फील्ड में ज़्यादा होता है, इसमें मशीन्स वगैरह या इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें होती हैं। चलिए नेक्स्ट है आपके मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के फीचर्स और उसकी इंपॉर्टेंस, पर ये हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड इंपॉर्टेंस आर नथिंग विदाउट द एग्जाम्पल्स। तो जब तक आपके पास एग्जाम्पल्स नहीं होंगे तब तक आप इन्हें समझ नहीं पाएंगे, और एग्जाम्पल्स होने के लिए आपको प्रिंसिपल्स को जानना पड़ेगा, तभी आप कोट कर सकते हो ना। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क में ऐसा ऐसा बोला जाता है या स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर में ऐसा ऐसा बोला जाता है, तो जब तक आपको वो पता नहीं होगा आप उसे कोट नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए बेटर ये है कि हम पहले प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ लें और उसके बाद हम उसके फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। बट अब यहाँ पे दो लोग थे जिन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स प्रपोज किए थे। एक थे हमारे फेयोल और दूसरे जिनको हम आगे पढ़ेंगे वो हैं
टेलर। तो इनके प्रिंसिपल्स को पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इनका भी बैकग्राउंड देखना ज़रूरी है कि ये 14 प्रिंसिपल्स आए कहाँ से, इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, वो सब। तो पहले हम बात करते हैं फेयोल की। तो फेयोल का बर्थ हुआ था 1841 में फ्रांस में। ठीक है, तो ये फ्रांस के बेसिकली सिटीजन थे। ये ईयर वगैरह आपको याद करने की उतनी ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ये ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता। ये सिर्फ आपके बेसिक कुछ नॉलेज के लिए हम बता रहे हैं। तो 1841 में फ्रांस में इनका बर्थ हुआ था। 1860 में इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर दी थी। और वो इंजीनियरिंग किस में थे, तो वो एक माइनिंग इंजीनियर थे। तो माइनिंग इंजीनियर की उन्होंने पढ़ाई की थी और इसमें उनको डिग्री मिली थी। इसके बाद उन्होंने एक कंपनी ज्वाइन की थी, वो बेसिकली कोल माइंस थी। कोल माइंस की कंपनी थी। अब माइंस क्या होती है तो आपको पता ही होगा, कोयले की खदान होती है, वैसे ही डायमंड की खदान होती है। आपने केजीएफ भी देखी होगी। तो उस कंपनीज में ये काम किया करते थे। अब इनके काम को देख के, इनका हार्डवर्क देख के 1888 में इसे इन्हें प्रमोट कर दिया गया और उन्हें बना दिया गया मैनेजिंग डायरेक्टर। तो 1888 में इनको प्रमोशन मिल गया और इन्हें क्या बना दिया गया, मैनेजिंग डायरेक्टर। जब ये मैनेजिंग डायरेक्टर बने थे उस टाइम पे उस कंपनी के हालात बहुत बुरे थे। वो कंपनी जो थी वो इनसॉल्वेंट हो चुकी थी। इनसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है कि बेसिकली उनका दिवालिया निकल गया था, वो जो बैंकरप्ट हो चुके थे। इनके पास इतने फंड्स ही नहीं थे कि वो लॉन्ग टर्म के लिए अपनी कंपनी को सर्वाइव करवा पाए। तो आप ये समझ सकते हैं कि उनकी कंपनी ऑलमोस्ट बंद होने के कगार पे आ चुकी थी। तो उनको वेओल ने इस सिचुएशन को एक्सेप्ट किया एज अ चैलेंज और उन्होंने बोला कि मैं इस कंपनी को की सिचुएशन को अच्छा करके बताऊंगा। तो उन्होंने इसके लिए क्या किया, उन्होंने कुछ प्रिंसिपल्स अडॉप्ट किए, कुछ मैनेजमेंट्स की स्किल्स डेवलप की। उन्होंने ये बताया कि टेक्निकल स्किल्स जो होती हैं वो डिफरेंट होती हैं देन द मैनेजरियल स्किल्स। और ये डिफरेंट क्यों होती हैं, क्योंकि टेक्निकल स्किल्स में चीज़ों के साथ हमें डील करना होता है, जबकि मैनेजरियल स्किल्स में हमें ह्यूमंस के साथ डील करना होता है। मतलब हमें वर्कर्स के साथ डील करना है, हमें मैनेजर्स के साथ डील करना है। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो इस तरीके से जब ये इन्होंने काम किया तो बाय द टाइम ये रिटायर हुए, इनके रिटायरमेंट के टाइम तक इनकी जो कोल कंपनी थी वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी थी। ये वन ऑफ द लीडिंग कंपनीज बन चुकी थी इन द फील्ड ऑफ माइनिंग। इसका मतलब ये बहुत ही टॉप लेवल पे आ चुकी थी जब ये रिटायर हुए थे। तो फिर हम इसके बाद से इनकी जो पर्सनैलिटी थी या इनकी पॉपुलैरिटी थी वो बहुत ज़्यादा फेमस होती गई। ठीक है, तो हम ये बात करते हैं इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है, इन्होंने क्या क्या चीज़ें कंट्रीब्यूट की हैं इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। तो इनके कंट्रीब्यूशन में आप पहले डिस्कस करेंगे कि इनको कहा जाता है फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड थॉट। तो मैनेजमेंट की जितनी स्टडीज हम करते हैं और जो भी थॉट्स होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, उनके फादर कहा जाता है किसी फेयोल को। इसके अलावा इन्होंने डेवलप किए थे प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट को। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट जिसे हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। इन्हें बताने वाले भी कौन थे, फेयोल। इसके अलावा तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ फेयोल इज, उन्होंने हमें बताया था कि 14 प्रिंसिपल्स होते हैं मैनेजमेंट के और वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये था बेसिक सा बैकग्राउंड ऑफ द फेयोल कि कब उनका बर्थ हुआ, उन्होंने किस चीज़ की पढ़ाई की, उनकी कंपनी की क्या हालत थी, मैनेजिंग डायरेक्टर बनने के बाद उन्होंने क्या क्या स्टेप्स लिए और बाय द रिटायरमेंट उनकी कंपनी लीडिंग कंपनी बन चुकी थी। और उनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन थे वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि उनके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे। तो उनके प्रिंसिपल में पहला प्रिंसिपल है डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांट देना। इसमें फेयोल बेसिकली ये कहना चाहते थे कि हमारा जो भी काम होता है, जो वर्क होता है, उसे हमें डिवाइड कर देना चाहिए इनटू स्मॉल स्मॉल यूनिट्स। और हर एक यूनिट को हम बोलेंगे क्या, हर एक यूनिट को बोलेंगे आप टास्क। और वो जो टास्क है, वो पर्टिकुलर टास्क, वो हमें इंडिविजुअल को असाइन करना चाहिए इन प्लेस ऑफ होल वर्क। इसका मतलब किसी भी इंसान को पूरा काम नहीं सौंपना चाहिए, उस काम का एक पर्टिकुलर हिस्सा, उस टास्क को हमें उसे सौंपना चाहिए। और वो टास्क हमें कैसे सौंपना चाहिए, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। इसको हम सिंपल भाषा में कहें तो उन्होंने बोला कि आपकी कंपनी का जो भी काम है उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांटो, उसके एक हिस्से को किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को दो परफॉर्म करने के लिए, और वो भी अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। तो जिसके पास जिस चीज़ की क्वालिफिकेशन है आप उसे वही टास्क परफॉर्म करने के लिए देंगे। अब इससे होगा क्या, तो इससे आपकी कंपनी को मिलेगा स्पेशलाइजेशन और आपकी कंपनी को मिलेगा एफिशिएंसी। वो कैसे, स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि
जब आप किसी एक पर्टिकुलर टास्क को बार बार परफॉर्म करते हो तो आप उस टास्क में एक्सपर्ट हो जाते हो। एक्सपर्ट होने का मतलब क्या है कि आप वो टास्क अब दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा बेटर तरीके से परफॉर्म करोगे। ओके, तो जब आप सारी चीज़ें कर रहे होते हो एक साथ तो आप किसी में भी एक्सपर्ट नहीं हो पाते, आप हर चीज़ में गलतियां करोगे। लेकिन अगर आप सारा काम ना करके आप किसी एक चीज़ को हाथ में लो और उस चीज़ को आप 100 बार परफॉर्म करो तो आप उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाओगे, स्पेशलाइज्ड हो जाओगे। तो ये आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। कैसे मिलता है? एक ही काम को बार बार परफॉर्म करके। और दूसरा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी का मतलब हम पहले भी चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, इसका मतलब होता है कॉस्ट को मिनिमाइज करना। तो यहाँ पे एफिशिएंसी बढ़ेगी, इसका मतलब है कि आपकी कंपनी के जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज होंगे। क्योंकि जब आप किसी एक टास्क को परफॉर्म करने में एक्सपर्ट हो जाते हो, स्पेशलाइज्ड हो जाते हो, तो आपको उसको करने का एक बेस्ट तरीका मिल जाता है जिसमें आपका कॉस्ट कम से कम लगता है। तो आपकी कंपनी के लिए क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी लेवल्स भी आपकी कंपनी के इंक्रीज हो जाएंगी एफिशिएंसी लेवल से। ओके, तो ये था हमारा डिवीजन ऑफ वर्क। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बैंक। अगर आप कभी भी किसी बैंक में गए हो तो वहाँ पे बैंक में अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग लोगों को हायर किया जाता है। जैसे मान लो एक बैंक का पूरा काम है अगर, तो बैंक में अगर आपको मान लो पैसे निकलवाने हो तो पैसे निकलवाने के लिए आप किसी पहले अलग इंसान के पास जाओगे। अगर आपको अकाउंट ओपन करवाना है तो आप किसी अलग इंसान के पास जाओगे। वैसे ही अगर आपको एफडी करवानी है तो किसी थर्ड पर्सन के पास जाएंगे। वैसे ही अगर आपको लोन लेना है तो किसी फोर्थ पर्सन के पास जाएंगे। तो ये जो पूरा बैंक का काम है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है और हर एक काम को करने के लिए एक अलग इंसान को हायर किया गया है जो सिर्फ उसी टास्क को ही परफॉर्म करेगा। और वो टास्क भी उसे असाइन कैसे किया गया है? अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन। उनके पास कैसी क्वालिफिकेशन है उसे देखते हुए उन्हें ये काम सौंपा जाता है। तो ये हमारा प्रिंसिपल कहता है डिवीजन ऑफ वर्क। नेक्स्ट प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो वो है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब होता है पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, मतलब कोई भी डिसीजन लेने का हक आपके पास है या नहीं वो बताती है अथॉरिटी। और रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है ऑब्लिगेशन टू कंप्लीट द वर्क ऑन टाइम। तो टाइम से काम को कंप्लीट करने का जो ऑब्लिगेशन है, जो जिम्मेदारी है, उसे हम कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी काम करने की जिम्मेदारी को कहते हैं, जबकि अथॉरिटी किसे कहा जाता है? तो अथॉरिटी कहा जाता है डिसीजन लेने के राइट को। तो ये जो प्रिंसिपल है फ्योल का, उसमें उन्होंने कहा है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब एक इंसान के पास जितनी अथॉरिटी है, जितने राइट्स हैं, उतने ही उनके पास काम भी, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए। या ऑन द कॉन्ट्रेरी, जिस इंसान के पास जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उतने ही उनके पास अथॉरिटी भी होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम अच्छे से परफॉर्म नहीं हो सकता। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपकी किसी पर्सन के पास अथॉरिटी ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा है, लेकिन उसके पास कोई काम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो वो क्या करेगा? अपनी पावर्स का मिसयूज करेगा या एब्यूज करेगा। इसका मतलब वो सिर्फ ऑर्डर चलेगा, तुम ये कर लेना, तुम वो कर लेना, मैं डिसाइड कर रहा हूँ कि ये काम तुम करोगे। लेकिन क्योंकि उसके पास कुछ काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है तो वो सिर्फ अपने पावर्स का मिसयूज ही करेगा, सिर्फ किसी और को पनिश करने के लिए ये काम देगा, है ना। उसको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास होगी नहीं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर किसी पर्सन के पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, तो वो अपने काम को कभी टाइम से कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। तो अगर किसी पर्सन को आपने बोला है कि आपको 1000 यूनिट्स बनाकर तैयार रखने हैं इस मंथ में, लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है कि वो रॉ मटेरियल को परचेज कर पाए। तो मान लीजिए अगर उसके पास रॉ मटेरियल्स नहीं है, गोडाउन में कोई रॉ मटेरियल्स नहीं है और उसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो उसे परचेज कर पाए, तो इस केस में बिना रॉ मटेरियल्स के वो अपनी टारगेट को कभी कंप्लीट कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जिसके पास ज़्यादा काम है उसके रिगार्डिंग उसके पास अथॉरिटी भी होनी चाहिए ताकि वो काम को समय से कंप्लीट कर पाए। और अगर किसी के पास अथॉरिटी है, बहुत सारे पावर्स हैं, तो उतना ही काम भी होना चाहिए ताकि उसे पता हो कि किस काम को करने में कितना टाइम लगता है, वो किसी और को पनिश ना करे, किसी और के वो टॉर्चर ना करे या अपने पावर्स का मिसयूज ना करे, इसका वो ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल था जहाँ पे वो कहते हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में एक मैच होना चाहिए या फिर दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। तीसरा जो उनका प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल है डिसिप्लिन। और डिसिप्लिन एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें 5 अलग अलग तरह की चीज़ें आ जाती हैं। जिसमें पहली चीज़ है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो सुपीरियर्स हैं,
जो बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं, वो बड़े लेवल पे काम करने वाला पर्सन अच्छा व्यक्ति होना चाहिए। तो हर एक लेवल पर एक गुड सुपीरियर होना चाहिए, मतलब जो नजर रखे कि काम ठीक से हो रहा है कि नहीं। इसके अलावा सुपीरियर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक क्लियर और फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए, जहाँ पे सुपीरियर को सबॉर्डिनेट को ये बताना चाहिए कि अगर आपने ये काम किया तो हम आपको इतना पेमेंट देंगे, इतना बोनस देंगे, इतना प्रमोशन देंगे, एक्सेट्रा। और जो एम्प्लॉय है, जो सबॉर्डिनेट है, उसका भी प्रॉपर एग्रीमेंट होना चाहिए कि मैं इतने बजे ऑर्गेनाइजेशन में आ जाऊंगा, इतने बजे से पहले छुट्टी लूंगा नहीं, अगर मुझे कोई लीव्स चाहिए तो मैं पहले उसकी एप्लीकेशन डालूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इनके बीच में क्लियर एग्रीमेंट्स होने चाहिए। अब जो भी एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड हुए हैं, उन्हें फॉलो करना चाहिए। तो फॉलोइंग होनी चाहिए ऑफ द कोड एंड कंडक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस, एग्रीमेंट्स एक्सेट्रा। इसके बाद दोनों ने अब एक दूसरे को जो भी कमिटमेंट्स दिए हुए हैं, वो कमिटमेंट्स उन्हें पूरे करने चाहिए। तो अगर एम्प्लॉय ने ये कमिट किया था कि मैं जब तक ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर लूंगा तब तक कोई छुट्टी नहीं लूंगा, तो उसे ये कमिटमेंट पूरा करना चाहिए। या उसने अगर कहा था कि मैं आज के दिन पे ये 100 यूनिट प्रोड्यूस करके दे दूंगा, तो उसे ये करना चाहिए। वैसे ही अगर सुपीरियर ने कुछ कमिटमेंट दिया हुआ है कि अगर आपने इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया तो हम आपको 10% का इंक्रीमेंट देंगे, हम आपको प्रमोशन देंगे, हम आपको बोनस देंगे, ऐसा कोई भी कमिटमेंट है तो उन्हें फॉलो करना चाहिए। और उसके बाद आती है पेनल्टीज। अब ये बहुत स्पेशल बात है, अगर आपने ये कमिटमेंट्स पूरी नहीं की तो देयर मस्ट बी अ प्रोविजन ऑफ पेनल्टी और पनिशमेंट, कि अगर आपने ये काम नहीं किया तो आपके लिए कोई पनिशमेंट होनी चाहिए। ये भी डिसिप्लिन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, वही प्रोमिस ऑफ बोनस। अगर जो बॉस है उसने कुछ प्रॉमिस किया है कि हम आपको इंक्रीमेंट, प्रमोशन या बोनस देंगे, तो उन्हें वो पूरा करना चाहिए। और अगर एम्प्लॉय ने कमिट किया है कि वो ओवर टाइम काम करेगा तो उसे वो करना चाहिए। तो हर एक लेवल पर एक अच्छा सुपरवाइजर हो, सुपरवाइजर और सबॉर्डिनेट के बीच में एक फेयर एग्रीमेंट होना चाहिए। जो एग्रीमेंट है उसको प्रॉपर फॉलोइंग होना चाहिए। इसके अलावा जो भी अगर काम अच्छे से नहीं कर रहा है तो उसके लिए पेनल्टीज होनी चाहिए। एंड लास्ट, जो भी कमिटमेंट्स हैं वो उन्हें पूरे करने चाहिए। ओके, तो ये तीसरा प्रिंसिपल था हमारा फ्योन का। फोर्थ प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में या एक कुछ ग्रुप एम्प्लॉयज को एक ही बॉस ऑर्डर दे सकता है, तो देयर मस्ट बी वन बॉस ओवर द एम्प्लॉयज। तो ये वाला प्रिंसिपल कहता है कि एम्प्लॉय को एक ही बॉस के ऑर्डर या एक ही सुपीरियर के ऑर्डर्स रिसीव करने चाहिए। इससे क्या होगा, इससे उसके माइंड में किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं रहेगा और कुछ ईगो क्लैशेस नहीं होंगे। तो ईगो क्लैशेस और कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए देयर मस्ट बी वन बॉस ओवर वन एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होने चाहिए, बहुत सारे बॉस नहीं होने चाहिए। अब इसको अगर हम अच्छे से समझें तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए इसके ऊपर 3-4 बॉसेस हैं, और मान लीजिए ये कोई पर्सन है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने बोला है कि देखो अभी परचेस उतना नहीं हुआ है, रॉ मटेरियल्स उतने अवेलेबल नहीं है, तो आप प्रोडक्शन को थोड़ा सा स्लो कर दो, आप उतना प्रोडक्शन मत करो। जबकि इसे एक और ऑर्डर मिला है फ्रॉम द सेल्स बॉस या सेल्स मैनेजर, और वो कह रहा है कि देखो मुझे अपने टारगेट पूरे करने हैं, तो आप क्या करो, इस प्रोडक्शन को बढ़ा दो। तो एक ही इंसान को दो पर्सन अलग अलग ऑर्डर दे रहा है, एक बोल रहा है कि प्रोडक्शन को बढ़ाओ और दूसरा बोल रहा है प्रोडक्शन को कम करो। एक बोल रहा है कम करो, दूसरा बोल रहा है बढ़ाओ। तो इस केस में इसके दिमाग में क्या आ जाएगी, कंफ्यूजन। तो एक तो कंफ्यूजन आ गई। अब देखो अल्टीमेटली कुछ तो करेगा ना, किसी एक की तो सुनेगा। अगर मान लो इसने सुनी प्रोडक्शन हेड की, उसने क्या किया, प्रोडक्शन को स्लो कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, सेल्स डिपार्टमेंट का या सेल्स मैनेजर जो है उसका ईगो हर्ट कर जाएगा कि मेरी बात नहीं सुनी, उस बॉस की बात सुनी। तो इससे उनके बीच में जो ईगो क्लैशेस हैं वो भी होने लगेंगे। तो ईगो क्लैशेस और कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये सजेस्ट किया जाता है कि आपकी एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए जिसकी कमांड उसे सुनने हो। ओके, तो यहाँ पे इस पिक्चर में भी दिख रहा है कि ये सारे एम्प्लॉयज के ऊपर कमांड देने वाला एक ही बॉस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ प्रिंसिपल, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं या अलग अलग यूनिट्स हैं, तो हर एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या कह रहा था, वन बॉस ओवर वन एम्प्लॉय। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कह रहा है, वन प्लान फॉर द वन यूनिट। तो एक यूनिट का क्या होना चाहिए, एक ही प्लान होना चाहिए। इसका मतलब उस यूनिट में काम करने वाले सारे मेंबर्स के एफर्ट्स को यूनाइट करना चाहिए इन द सिंगल डायरेक्शन, दैट इज अचीवमेंट ऑफ गोल।
तो उस यूनिट में जो भी लोग काम कर रहे हैं इन सबके एफर्ट्स एक ही डायरेक्शन में जाने चाहिए, और वो क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल। अब इसे हम थोड़े से एग्जाम्पल से समझें तो मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपकी लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स आते हैं। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक यूनिट है जो मेडिसिन बनाती है, मेडिकल यूनिट है, दूसरी है कॉस्मेटिक्स बनाने वाली, दो ही रखते हैं, एक है मेडिकल वाली, एक है कॉस्मेटिक वाली। तो मेडिकल वाली जो एक यूनिट है उसका जो प्लान है वो एक सेपरेट प्लान होना चाहिए, और कॉस्मेटिक वाले का एक सेपरेट प्लान होना चाहिए। ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होने चाहिए, या एक दूसरे की एक्टिविटीज से इनको इम्पैक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो उनका खुद का अलग इन्वायरमेंट है, उनका खुद का बिजनेस अलग अलग है, तो उनके जो प्लान्स हैं वो भी सेपरेट होने चाहिए। ओके, तो ये दिखा रहा है एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए, दूसरे यूनिट का दूसरा प्लान, तीसरे यूनिट का तीसरा प्लान, एंड सो ऑन। नेक्स्ट हमारा अगर हम देखें तो इनके बीच का डिफरेंस क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन सुनने में थोड़े से एक जैसे लग रहे हैं, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। तो यूनिटी ऑफ कमांड का इंसिस्ट करता है कि एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए, जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि एक यूनिट का एक ही प्लान होना चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें तो यूनिटी ऑफ कमांड का जो फोकस होता है वो क्या होता है कि एम्प्लॉयज के दिमाग में किसी तरीके का कंफ्यूजन नहीं हो और कोई भी ईगो क्लैशेस नहीं हो। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है कि एम्प्लॉयज के एफर्ट्स को सिंगल डायरेक्शन में ले आया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाए। तो एक डिपार्टमेंट में काम करने वाले सारे एम्प्लॉयज एक ही डायरेक्शन में काम कर रहे हों। फिर हम बात करते हैं यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पे हम क्या बात करते हैं कि जो एम्प्लॉयज है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ काम करते हो। इसका मतलब उनके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए किसकी सुननी है किसकी नहीं सुननी है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में हम क्या बात करते हैं कि ये है ऑर्गेनाइजेशन एक यूनिट की तरह काम करे। इसका मतलब यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोल का फोकस क्या है कि जो एम्प्लॉयज है वो विदाउट एनी कंफ्यूजन काम कर रहे हो, तो उनका फोकस किस पे है, एम्प्लॉयज पर है। जबकि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का फोकस आपकी यूनिट पर है कि उसका एक ही प्लान होना चाहिए। तो वो एम्प्लॉय पे फोकस कर रहा है कि उनको कंफ्यूजन नहीं हो, और ये यूनिट पे फोकस कर रहा है कि उसका एक प्लान हो। यूनिटी ऑफ कमांड का अगर आप इसको फॉलो करते हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा कि ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिक वर्क होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी, ईगो क्लैशेस कम होंगे। लेकिन अगर आप यूनिटी ऑफ डायरेक्शन को अडॉप्ट करते हो तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो यहाँ पर जो अलग अलग पर्सनल हैं उनकी एक्टिविटीज में कोऑर्डिनेशन होगा। अच्छा, कोऑर्डिनेशन वर्ड से आप ये भी ध्यान रखिए कि जब भी आपको अगर इस चैप्टर से कोई भी केस स्टडी आती है और बार बार एक वर्ड पे एम्फेसाइज किया जा रहा है वो है कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन अगर बार बार वर्ड आ रहा है तो वो कौन से वाले प्रिंसिपल की बात कर रहा होगा, तो वो प्रिंसिपल हो जाएगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो हालांकि कोऑर्डिनेशन के लिए और भी प्रिंसिपल जिम्मेदार होते हैं, पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का डायरेक्ट रिलेशन होता है कोऑर्डिनेशन के साथ, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है कि सबका सबका अलग अलग प्लान हो, तो उनके बीच में क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा, सब साथ में काम तो कर पाएंगे पर सबका जो काम है वो अलग अलग है, तो वो सिंक में चलेंगे। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारे 4 प्रिंसिपल्स हो चुके हैं, 5 प्रिंसिपल्स हो चुके हैं, अभी आपका 6 प्रिंसिपल है, और वो है सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट और टू द जनरल इंटरेस्ट। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक जनरल इंटरेस्ट होता है जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है, और वहीं उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉयज का अपना खुद का इंटरेस्ट होता है। तो हमें ये इंश्योर करना चाहिए कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का गोल या उसका इंटरेस्ट और इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अलग अलग डायरेक्शन में नहीं हो। तो पहले तो हमें क्या इंश्योर करना चाहिए कि दोनों का जो इंटरेस्ट हो वो सेम ही डायरेक्शन में जा रहा हो। लेकिन अगर वो सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहा, इसका जो ऑर्गेनाइजेशन का जनरल इंटरेस्ट किसी और डायरेक्शन में है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट किसी और डायरेक्शन में है, तो मैनेजर्स को कोशिश करनी चाहिए कि इनके इंटरेस्ट को हम कंसाइड करें एक ही डायरेक्शन में। अगर वो पॉसिबल हो पाता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये पॉसिबल नहीं हो पाता तो इस केस में इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को हमें इग्नोर कर देना चाहिए फॉर द सेक ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। तो हम इसे एक अभी एग्जाम्पल से समझेंगे, और वो एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्रोड्यूस करती है शर्ट्स। इसके लिए इन्हें कुछ रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है, और वो रॉ मटेरियल्स है फैब्रिक्स। तो शर्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, कुछ फैब्रिक्स चाहिए। तो अब यहाँ पे मान लीजिए इस ऑर्गेनाइजेशन में 2 लोग हैं, एक है वहाँ का एम्प्लॉय जिसका नाम है राम, और एक है मैनेजर, ठीक है, और उस मैनेजर का नाम क्या है, श्याम। तो राम जो एक एम्प्लॉय है वो चाहता है कि इस रॉ मटेरियल्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसके बेटे को दिया जाए।
ताकि क्या हो, ऑर्गेनाइजेशन को भी रॉ मटेरियल मिल जाए और मेरे बेटे का इसमें फायदा भी हो जाए। तो अब यहाँ पे जो श्याम मैनेजर है वो क्या डिसाइड करेगा, वो ये देखेगा कि क्या इसका जो बेटा है वो रॉ मटेरियल सबके कंपैरिजन में कम प्राइस में देने के लिए तैयार है या नहीं। तो वो कंपेयर करेगा कि क्या इसके प्राइसेस बाकी सबके कंपैरिजन में कम है या नहीं। तो अगर इसे लगता है कि वाकई में जो इसका बेटा है वो सबसे अच्छे रॉ मटेरियल्स कम प्राइसेस में देने के लिए तैयार है, तो श्याम इसका कॉन्ट्रैक्ट इसके बेटे को ही दे देगा। इससे क्या होगा, इन दोनों का जो गोल है, इन दोनों के जो इंटरेस्ट है वो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो गोल को हम जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है उसका इंटरेस्ट भी फुलफिल हो जाएगा, कम प्राइसेस में रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे, और राम का जो इंटरेस्ट है वो भी फुलफिल हो जाएगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट उसके बेटे को मिल रहा है। लेकिन अगर ये श्याम को ये पता चलता है कि जो इसके बेटे जो रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं है या फिर वो बहुत महंगे दे रहे हैं, तो इस केस में श्याम क्या करेगा, राम के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर देगा, वो उसे मना कर देगा कि नहीं। तो यहाँ पे राम का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हो जाएगा और अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी थर्ड पर्सन को दिया जाएगा जो आपके लिए जो फैब्रिक्स है वो कम प्राइस और बेटर क्वालिटी के सर्व कर पाएंगे। ओके, तो इसे हम कहते हैं सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट फॉर जनरल इंटरेस्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, इंडिविजुअल का इंटरेस्ट अगर डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहा है, तो अब यहाँ पे इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए अगर अभी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसमें हमें बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, और हमने ये डिसाइड किया था कि उस मीटिंग को लीड करेगा हमारा कोई भी एक एम्प्लॉय, मान लीजिए सुरेश। तो हमने कहा था कि ये सुरेश एम्प्लॉय जो है वो इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को लीड करेगा। अब क्या हो रहा है कि सुरेश के घर में कोई शादी है और उसे जाना है छुट्टी पर उस शादी को अटेंड करने के लिए। तो अब हम ये देखेंगे कि क्या इस मीटिंग को सुरेश से बेटर कोई अटेंड कर सकता है या नहीं। अगर कोई पर्सन उससे बेटर अटेंड कर पाएगा तो हम सुरेश को जाने देंगे, लेकिन अगर कोई और पर्सन अटेंड नहीं कर पा रहा है तो हम सुरेश की छुट्टी को कैंसिल कर देंगे और उसे कंपल्सरी कर देंगे कि उसे ये मीटिंग को अटेंड करना ही पड़ेगा। तो इससे हम क्या कहते हैं कि सेम डायरेक्शन में लाने की कोशिश करो, नहीं हो रहा है तो फिर इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर दो। नेक्स्ट 7th हमारा प्रिंसिपल है और वो है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। रेम्यूनरेशन का मतलब होता है पेमेंट या फिर सैलरी। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने एम्प्लॉयज को फेयर वेजेस ऑफर कर रहा हो। फेयर वेजेस का मतलब क्या होता है कि कम से कम उन्हें उतने तो वेजेस दे रहा हो जिससे उनका बेसिक सर्वाइवल पॉसिबल हो या एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो जी सके उससे। ठीक है, तो ये उनको कितने वेजेस देने हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को डिसाइड करना चाहिए 3 चीज़ों के बेसिस पर। एक तो है कि उसकी खुद की पेइंग कैपेसिटी कितनी है, जिसे हम नॉर्मल भाषा में कहते हैं कि उसकी हैसियत कितनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी हैसियत के अकॉर्डिंग या फिर अपनी पेइंग कैपेसिटी के अकॉर्डिंग पेमेंट डिसाइड करनी चाहिए। दूसरा, उसे देखना चाहिए कि गवर्नमेंट का कुछ मिनिमम वेजेस एक्ट है क्या, मतलब क्या गवर्नमेंट ने कोई एक्ट बनाया हुआ है, कोई रूल निकाला हुआ है कि कम से कम आपको एम्प्लॉय को 400 रुपए या 500 रुपए देना ही पड़ेगा। अगर ऐसा कोई रूल है तो आपको अपने वेजेस उससे ऊपर रखने पड़ेंगे। और तीसरा, आपको देखना चाहिए कि कॉम्पिटिटर कितना दे रहा है। तो कॉम्पिटिटर अगर मान लो दिन का 400 रुपए दे रहा है तो आप 300 नहीं दे सकते हो, क्योंकि फिर वो क्या करेंगे, आपके कॉम्पिटिटर के पास ही जाएंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉम्पिटिटर कितना दे रहा है। दूसरा, क्या गवर्नमेंट ने कोई मिनिमम वेजेस का कंपल्सरी किया है या नहीं। और तीसरा, हमारी खुद की पेइंग कैपेसिटी कितनी है। इन तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और चौथा ऑब्वियसली कि उनके पास एक प्रॉपर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होनी चाहिए, ये सब देखकर हमें डिसाइड करना चाहिए कि हमें कितना पेमेंट ऑफर करना है एम्प्लॉयज़ को। ओके, और जनरली यहाँ पे अगर किसी फर्म ने ज़्यादा प्रॉफिट्स अर्न किए हैं तो उस प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट उसे एम्प्लॉयज़ के साथ भी शेयर करना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बोनस। ओके, ये भी हमारा ये प्रिंसिपल कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा यहाँ पे आप डिफ्रेंशिएट कर दो कि अगर आपकी कुछ केस स्टडीज बनेंगी और उसमें वो आपको बोल रहा है कि क्योंकि इस ऑर्गेनाइजेशन का ज़्यादा कुछ प्रॉफिट्स अर्न हो गए थे तो उसने डिसाइड किया कि हम इस प्रॉफिट्स का एक पोर्शन अपने एम्प्लॉयज़ के साथ भी बांटेंगे। तो यहाँ पे कौन से प्रिंसिपल की बात चल रही है, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। पर अगर वो कुछ इस तरीके से कहता है कि राम एक मैनेजर था जिसने ये कमिट किया था श्याम को कि अगर वो ओवर टाइम काम करेगा तो मैं उसे कुछ अलग से पेमेंट दूंगा या अलग से बोनस दूंगा। तो श्याम ने राम की बात सुन के अलग से ओवर टाइम किया और उसके बाद फिर राम ने उसको अलग पेमेंट दे दी, मतलब बोनस दे दिया। तो यहाँ पे वो रेम्यूनरेशन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे वो डिसिप्लिन की बात कर रहा है, क्योंकि इनके बीच में एक प्रायर एग्रीमेंट हो चुका था या फिर इनके बीच में एक कमिटमेंट हो चुका था। तो कमिटमेंट वर्ड आ जाता है तो वो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, डिसिप्लिन हो जाएगा।
लेकिन वो नॉर्मली बोल रहा है कि प्रॉफिट ज्यादा हो गए तो उसने शेयर दे दिया, तो ये क्या हो जाएगा, रेम्यूनरेशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग पावर्स इन फ्यू हैंड्स, तो कुछ ही हाथों में सारी जिम्मेदारियां हैं। मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में मान लो सिर्फ 2 ही 3 लोगों की चलती है और वही सारे डिसीजंस लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सेंट्रलाइजेशन। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स में भी अगर सारे डिसीजन कुछ ही लोग ले रहे हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर हो गए, होम मिनिस्टर हो गए, या फिर ऐसे कुछ 3 4 ग्रुप हैं जो सारे डिसीजन मिलके लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। मतलब सारे डिसीजन मेकिंग पावर कुछ ही हाथों में है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इवनली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल के पास भी कुछ पावर्स हैं, मिडिल लेवल के पास भी पावर्स हैं, और बॉटम लेवल के पास भी पावर्स हैं अगर, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो सिस्टमेटिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, तो कुछ पावर्स मैं रखूं, कुछ पावर्स मैं आपको दे दूं, फिर आप अपने कुछ पावर्स अपने सबॉर्डिनेट को दे दो, तो ये क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। फ्योल का प्रिंसिपल कहता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पूरी तरीके से सेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए और पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं होना चाहिए। तो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच का एक बैलेंस होना चाहिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाना है तो। और ये किस पर डिपेंड करता है, तो जैसे ये साइज पर डिपेंड करता है। तो कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर बहुत बड़ी है तो सारे पावर्स किसी एक के हाथ में हो तो नहीं चलेगा, फिर हमें वहाँ पे थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो ऑर्गेनाइजेशन छोटे साइज पे काम करती है, वहाँ पे कुछ गिनती के 3 4 लोग ही हैं, तो वहाँ पे आप सेंट्रलाइजेशन कर सकते हो। दूसरा ये डिपेंड करता है एम्प्लॉयज़ के ऊपर। तो अगर वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं अगर वो बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट हैं, एफिशिएंट मतलब वो बहुत अच्छे डिसीजंस ले लेते हैं, तो वहाँ पे आप डिसेंट्रलाइजेशन कर सकते हो, मतलब आप वहाँ पे उनको पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली हुई है, या वो नालायक है, वो गंदे डिसीजंस लेते हैं, तो उनके हाथ में फिर आप पावर नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी पावर्स अपने हाथ में रखनी पड़ेंगी। तो ये जो आप क्या करेंगे, सेंट्रलाइजेशन ज़्यादा करेंगे कि डिसेंट्रलाइजेशन, ये डिपेंड करता है नेचर और साइज पर। साइज मतलब छोटी है या बड़ी, नेचर मतलब वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो एफिशिएंट है या नहीं, इस पर डिपेंड करता है कि आप किसको चूज करेंगे। बट फ्योल का सजेशन है कि कंप्लीट तरीके से सेंट्रलाइजेशन भी बुरा है, डिसेंट्रलाइजेशन भी बुरा है। तो दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। मतलब कुछ पावर्स ऐसी हो जो आपने सिर्फ अपने हाथ में रखी हो, जबकि कुछ पावर्स ऐसी हो जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दी हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं 9th प्रिंसिपल, और वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। स्केलर चेन का मतलब ये होता है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें एक अथॉरिटी, चेन ऑफ अथॉरिटी होती है। चेन ऑफ अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, हमने अथॉरिटी पहले भी डिस्कस की हुई है। कुछ लोग जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर्स होते हैं, उसी पावर्स को हम कहते हैं अथॉरिटी। अब किसी के पास ये पावर ज़्यादा होंगे, किसी के पास ये पावर्स कम होंगे। जैसे ए के पास ये पावर ज़्यादा है, बी के पास ये पावर थोड़ी सी कम है, सी के पास ये कम है। तो इससे हम क्या कहते हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी है ना, मतलब एक सीक्वेंस ऑफ अथॉरिटी है। तो इसे हम कहते हैं लाइन ऑफ अथॉरिटी, या फिर जो चेन ऑफ सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट। तो ये सुपीरियर होगा सबसे बड़ा ए, फिर उससे छोटा सुपीरियर ई, फिर एफ और फिर जी। या हम कह सकते हैं ए सुपीरियर है, उसका सबॉर्डिनेट ई है, फिर एफ है, फिर जी है। तो ये इस लाइन को हम कहते हैं, लाइन ऑफ अथॉरिटी को हम कहते हैं स्केलर चेन। अब इस प्रिंसिपल में फ्योल क्या कहते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में स्केलर चेन फॉलो होनी चाहिए। मतलब कोई भी अगर कम्युनिकेशन है, कोई भी अगर मैसेज है, इंफॉर्मेशन है, तो वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही जाना चाहिए। तो यहाँ पे मान लो अगर डी को कम्युनिकेट करना है जी के साथ, तो बी को कोई मैसेज देना है जी को, तो वो कैसे देगा, वो पहले वो बात सी को बताएगा, फिर सी उसे पास करेगा बी के पास, फिर बी उसे पास करेगा ए के पास, फिर ए ई को बताएगा, फिर एफ के पास जाएगा, फिर जी के पास जाएगा। तो ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन जो है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेवल करेगी। अब इससे फ़ायदा क्या है, इससे फ़ायदा ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई कम्युनिकेशन गैप नहीं होगा, किसी इंसान को लेफ्ट आउट फील नहीं करवाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि जो डी और जी है वही सारी इन्फॉर्मेशन आपने आपस में पास कर रहे हो और बाकी सबको कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे कोई कम्युनिकेशन गैप आपके ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएगा। लेकिन अब एक प्रॉब्लम है कि अगर इतनी बड़ी लेवल, अगर इतना बड़ा चैन हमें क्रॉस करके जाना पड़ेगा, तो अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में कोई क्विक डिसीजन लेना है, आज ही तुरंत डिसीजन लेना है, तो वो कैसे पॉसिबल होगा। तो उस केस में हमने एक एक्सेप्शन निकाला है जिसका नाम है गैंग प्लैंक। गैंग प्लैंक बेसिकली एक ऐसा एक्सेप्शन है जहां पर सिर्फ ये एक्सेप्शन है, मतलब अगर आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अर्जेंट है
तो आप डायरेक्टली अगर डी को कम्युनिकेट करना है जी से, तो वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता है बिना कोई चेन फॉलो किए। तो डी डायरेक्टली अपना मैसेज दे सकता है किसी जी को। तो अगर ये सिर्फ एक ही लाइन में नहीं जाएगा, अगर मान लो डी को कम्युनिकेट करना है ए जो कि सीईओ है उससे भी, तो स्केलर चेन के थ्रू वो उससे भी कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये आपका प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन, इन्फॉर्मेशन एक चैनल के थ्रू पास होना चाहिए, और अगर वो इन्फॉर्मेशन बहुत क्रूशियल है, अर्जेंट है, तो आप उसमें एक एक्सेप्शन को फॉलो कर सकते हो, दैट इज स्केलर चेन। नेक्स्ट अगर हम प्रिंसिपल देखें तो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा 10th प्रिंसिपल, दैट इज बेसिकली द प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। अब यहाँ पे जो ऑर्डर है वो कमांड वाला ऑर्डर नहीं है, जैसे हम कहते हैं ना ऑर्डर ऑर्डर, या फिर मैं आपको ऑर्डर दे रही हूँ, तो ये वो कमांड वाला ऑर्डर नहीं है। ये ऑर्डर रहना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मतलब क्या है कि हर एक चीज़ का एक प्रॉपर ऑर्डर या सीक्वेंस होना चाहिए, या हर एक चीज़ की एक प्रॉपर जगह होनी चाहिए, तो ऑर्डरली अरेंजमेंट होना चाहिए। तो प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के थ्रू प्योर ये कहना चाहते हैं कि हर एक चीज़ और हर एक इंसान का एक जगह फिक्स हो जानी चाहिए, ताकि उसको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना हो। तो अगर मान लो किसी वर्कर को कोई पर्टिकुलर टूल चाहिए, तो उसे पता होना चाहिए कि ये टूल हमें कौन से टूल बॉक्स में मिलेगा, और अगर वो टूल बॉक्स चाहिए तो उसे पता होना चाहिए कि ये टूल बॉक्स हमें कौन से वाले रूम में, कौन से वाली शेल्फ में मिलेगा। और अगर किसी वर्कर को कम्युनिकेट करना है मैनेजर के साथ और उसे मैनेजर चाहिए, तो उसे ये भी पता होना चाहिए कि ये पर्टिकुलर मैनेजर कौन से वाले कैबिन में बैठता है। तो हर एक चीज़ और हर एक इंसान की जगह फिक्स होनी चाहिए, ताकि उसके सर्च में टाइम और एफर्ट्स वेस्ट ना हो। ठीक है, तो किसी वर्कर को टूल चाहिए तो उसे पता होना चाहिए कौन से बॉक्स में, और किसी अगर मैनेजर से काम है, सुपरवाइजर से काम है, तो उसको पता होना चाहिए कौन से कैबिन में वो बैठता होगा। तो इससे हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। नेक्स्ट हमारा 11th वाला प्रिंसिपल है, वो है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। इक्विटी का मतलब ये है कि हर किसी के साथ हमें फेयर एंड जस्ट ट्रीटमेंट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अगर सिर्फ फीमेल है तो आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, मेल को दे रहे हैं, या कोई ब्राह्मण है तो आप उसे ज़्यादा दे रहे हैं, क्षत्रिय वैश्य शूद्र के साथ कुछ पार्शलिटी कर रहे हैं, या हिंदू को ही सीट्स दे रहे हैं, मुस्लिम को नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इन सब के बेसिस पर आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। आपको सबको एक जस्ट या फेयर ट्रीटमेंट देना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो एम्प्लॉयज़ कभी भी फुल हार्ट और फुल एफर्ट्स के साथ काम कर ही नहीं पाएगा। तो अगर उसके साथ हमेशा ही कुछ भेदभाव होता है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कभी भी कुछ बेटर नहीं कर पाएगा, या वो बेटर करना नहीं चाहेगा। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होता है कि सबको आपको सेम सैलरी देनी है। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन इन इक्वालिटी एंड इक्विटी। तो इक्वालिटी अलग होता है, इक्विटी अलग होता है। इक्वालिटी कहती है कि सबको एक जैसा दो, इसको भी 10,000 दे रहे हो तो इसको भी मिलने चाहिए, इसको भी मिलने चाहिए। जबकि हम इक्वालिटी की बात नहीं कर रहे, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सबको सेम पेमेंट दो, पर हम ये कैसे कह रहे हैं कि सबको सेम अपॉर्चुनिटी दो। तो जिसको जितनी ज़रूरत है उसको उतनी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, या जिसमें जितनी काबिलियत है आपको उस हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए। तो कोई फीमेल एम्प्लॉय है पर वो ज़्यादा काबिल है तो उसको प्रमोट करना चाहिए रेदर देन मेल को। ठीक है, अगर मेल ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है तो उसे कर दो। वैसे ही अगर कोई मुस्लिम ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है तो उसे प्रमोशन मिलना चाहिए, ना कि हिंदू को। और हिंदू अच्छे से काम कर रहा है तो उसे प्रमोशन मिलना चाहिए। तो ये फेयर ट्रीटमेंट वहाँ पे होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल हम देख लें तो गूगल अगर आप देखें तो गूगल का नाम तो सबने सुना ही होगा। ये कहाँ की ऑर्गेनाइजेशन है? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है कैलिफोर्निया, यूएसए की। लेकिन इसके अगर आप बात करें सीईओ, तो वो सीईओ कौन है? तो वो है हमारे इंडियन सुंदर पिचाई। ओके, तो ये क्या दिखा रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक इंसान ज्यादा काबिल है तो ये फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि वो कहाँ का रहने वाला है, प्लेस, रिलीजन, ये सब चीजें नहीं दिखनी चाहिए, उसे वो प्रमोशन मिलना चाहिए। ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट हम 12th प्रिंसिपल की बात करते हैं, और वो है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सनल। ये हम थोड़ा बहुत हमने स्टार्टिंग में भी देख लिया था। ये प्रिंसिपल में फ्योल कहना चाह रहे हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन नहीं होना चाहिए। टर्मिनेशन मतलब उन्हें बहुत फ्रीक्वेंट आप जॉब से नहीं निकालना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब किसी एम्प्लॉय को ये पता है कि मैं कभी भी निकाला जा सकता हूँ, तो उसका पूरा माइंड आपके काम में कभी लगेगा ही नहीं। उसके बैक ऑफ माइंड हमेशा ये थॉट चलता रहेगा कि अगर यहाँ से निकाल दिया गया तो मैं कहाँ अप्लाई करूँगा। तो फिर वो अपने लिए अपॉर्चुनिटीज ही देखता रहेगा। वो कभी भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में पूरी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएगा। और ना सिर्फ टर्मिनेशन बल्कि ट्रांसफर भी नहीं होना चाहिए, है ना। फ्रीक्वेंट टर्मिनेशन तो ठीक है, पर फ्रीक्वेंट ट्रांसफर भी नहीं करना चाहिए। ट्रांसफर मतलब
अभी आप मान लीजिए एमपी में काम करते हैं, तो फिर आपको ट्रांसफ़र करके कहीं तमिलनाडु भेज दिया, फिर आपको ट्रांसफ़र करके केरला भेज दिया, फिर आपको ट्रांसफ़र करके जम्मू एंड कश्मीर भेज दिया, या फिर एक ही ऑर्गेनाइजेशन में पहले आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करते थे, तो आपको सेल्स में कर दिया, फिर आपको बहुत तुरंत ही फाइनेंस में कर दिया। तो ऐसे फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र भी नहीं होने चाहिए। क्यों? क्योंकि जब एक इंसान ट्रांसफ़र करता है तो उसे टाइम लगता है वहाँ पे सेटल आउट होने में, वहाँ की चीज़ों को सीखने में। तो जब वो मान लो जो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर जगह पे काम करती थी, अब मेरा ट्रांसफ़र कर दिया मान लो किसी और जगह पे, तो अब मुझे कुछ टाइम लगेगा वहाँ पे सेटल होने में, वहाँ की चीज़ें सीखने में। अब मान लीजिए मुझे 2 महीने लग गए वहाँ की चीज़ें सीखने में और सेटल होने में। अब जैसे ही मैं सेटल हो गई थी, मुझे ऑर्डर आया कि अब आप यहाँ से ट्रांसफ़र करके कहीं और जा रहे हो। तो मेरे जो एफर्ट्स का तो वेस्टेज हो गया ना, टाइम का वेस्टेज हो गया, एफर्ट्स का वेस्टेज हो गया। तो इसकी वजह से मैं कभी भी अपनी जॉब में फुल एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाऊंगी। तो फ्रीक्वेंट ट्रांसफ़र भी नहीं होना चाहिए, फ्रीक्वेंट आपके टर्मिनेशन भी नहीं होना चाहिए। ओके। 13 आपका प्रिंसिपल है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? फर्स्ट स्टेप विद द सेल्फ मोटिवेशन। तो खुद की मर्जी से, खुद के मोटिवेशन से पहला कदम लेना फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इसे हम कहते हैं इनिशिएटिव। सिंपल भाषा में बोले तो एम्प्लॉयज अगर अपनी ड्यूटी के अलावा भी कुछ और सजेशन देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के भले के लिए, तो हम उसे कहते हैं उनका इनिशिएटिव। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को एक स्कोप देना चाहिए, अलाउ करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ को कि वो ऑर्गेनाइजेशन के बेटरमेंट के लिए कुछ सजेशंस दें। और साथ ही में अगर उनके सजेशंस बहुत अच्छे होते हैं, उससे आपके ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे प्रॉफिट्स होते हैं, तो आपको उसका रिकॉग्निशन भी देना चाहिए। रिकॉग्निशन मतलब कि इनकी वजह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन इतनी सक्सेसफुल हुई है, इसका जो क्रेडिट जाता है वो इनको जाता है, या बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का भी उनको अवार्ड देना चाहिए। ऐसा कुछ आपको उन्हें रिकॉग्नाइज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव है, उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे इनडिसिप्लिन होगा। तो यहाँ पे सिर्फ सजेशन लिए जाएंगे। मान लीजिए इस फीमेल ने कोई सजेशन दिया कि हम इस पर्टिकुलर पाथ में काम करते हैं, अगर बॉस को ये सजेशन बहुत अच्छा लगा, उसे इम्प्लीमेंट कर लिया, तब तो बहुत ठीक है। लेकिन अगर इनको ये सजेशन अच्छा नहीं लगा, बॉस ने कोई और डिसीजन लिया है, तो अब इस एम्प्लॉय को वही डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जिद में अट जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा ही काम हो। तो सिर्फ सजेशन लिए जाएंगे। सजेशन लेने के बाद जो भी बॉस डिसाइड करेगा, अगर वो उसके फेवर में है तो ठीक है, लेकिन अगर उसके फेवर में नहीं है, तो सबको वही डिसीजन फॉलो करना मैंडेटरी है जो बॉस ने लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब डिसओबीडियंस नहीं है। एक बार डिसीजन ले लिया तो वही फाइनल माना जाएगा, फिर उसको सबको फॉलो करना पड़ेगा। ओके। नेक्स्ट और लास्ट हमारा प्रिंसिपल है वो है एस्पिरेट द कॉप्स। एस्पिरेट द कॉप्स का मतलब होता है रिप्लेस आई विथ वी। यहाँ पे आई को हमें रिप्लेस करना चाहिए विथ वी। मतलब ये नहीं हो कि सिर्फ मैंने काम किया है, या मैं ही बहुत होशियार हूँ, या मैं ही सारा काम करता हूँ, या मुझे ही प्रमोशन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ पे क्या होना चाहिए? टीम वर्क होना चाहिए, वी होना चाहिए। ये आपको क्रिकेट में भी देखने के लिए मिलेगा। अगर मान लीजिए क्रिकेट टीम जीत जाती है, तो जो उसका लीडर होता है, कैप्टन होता है, वो सारा क्रेडिट अपने पास नहीं ले जाता क्योंकि मैं अच्छा था, मेरी कैप्टनशिप अच्छी थी इसीलिए ये हुआ। वो क्रेडिट देते हैं बाकी सबको भी कि नहीं हमारी टीम बहुत अच्छी थी, सबने बहुत अच्छी कोशिश की। तो इसे हम कहते हैं कि टीम स्पिरिट होनी चाहिए, एस्पिरेट दे कॉप्स होना चाहिए। ठीक है, तो आई नहीं होना चाहिए, वी होना चाहिए। ठीक है। इससे क्या होगा? सब लोगों को एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आएगी कि हम इस टीम के मेंबर हैं, सिर्फ मैं इंडिविजुअल अलग नहीं हूँ, हमारी एक टीम है जो साथ मिलकर काम करने वाली है। इसका एक एग्जाम्पल ले लें कि कैसे ये इम्प्लीमेंट होगा। मान लीजिए एक बॉस है जिसने एक पर्टिकुलर टास्क, मान लीजिए वो था कि 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है। इसे डिवाइड कर दिया था 10 एम्प्लॉयज़ के बीच में, और सबको बोला था कि हर एक इंसान कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा? 10 यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। तो ए को भी ये क्या बोलते हैं, ए को भी टारगेट मिला था 10 यूनिट्स ही प्रोड्यूस करनी है, बी को भी टारगेट मिला था 10 का, सी को भी, डी को भी, एंड सो ऑन, सबको मिला था। ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए इनका जो अल्टीमेट एक पर्सन का जो मोटिव हो क्या होना चाहिए कि 10 यूनिट्स प्रोड्यूस हो जाए। लेकिन ना सिर्फ 10 यूनिट्स, बल्कि उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि पूरे टीम के जो 100 यूनिट्स हैं वो भी प्रोड्यूस हो। मतलब पहले तो वो ये ध्यान रखेंगे कि मुझे जो टारगेट मिला है पहले मैं वो कंप्लीट कर दूँ, और जैसे ही कंप्लीट हो जाए फिर उसने ये भी ध्यान रखना है कि पूरी टीम का टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं। तो इस केस में मान लो बाकी 8 लोगों ने अपना टारगेट कंप्लीट कर दिया, 80 यूनिट बन चुकी हैं। पर क्या हो गया? 2 पर्सन एक्स और वाई, ये दोनों बीमार हो गए थे और ये अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाए। तो बाकी सबको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मेरा काम तो नहीं था, मैंने तो अपना काम कर लिया, तो मेरा हो चुका है, अब मैं इसमें कुछ, मेरा रोल नहीं है। बाकी सबको एज अ टीम इनकी हेल्प करनी चाहिए और इनका टारगेट भी कंप्लीट करवाने में
मतलब करवाना इनका फर्ज बनता है। तो इससे हम क्या कहते हैं, आई को रिप्लेस करना चाहिए वी के साथ, एस्पिरेट द कॉर्प्स, टीम वर्क। तो यहीं पर हमने ये एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर आपको टारगेट दिया है, टारगेट जो है वो पूरा कर दिया है 8 मेंबर्स ने, 2 मेंबर्स ने वो टारगेट पूरा नहीं कर पाया क्योंकि वो बीमार हो गए थे, तो अब क्या करना चाहिए, बाकी 8 लोगों को उनकी हेल्प करनी चाहिए ताकि ये टारगेट पूरा कर सकें। ओके, इससे हम कहते हैं एस्पिरेट द कॉर्प्स। तो ये प्रिंसिपल्स थे 14 प्रिंसिपल्स जो कि किसने दिए थे, फेयोल ने। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ टेलर के बारे में। तो टेलर ने यहाँ पे 4 तरह के प्रिंसिपल्स दिए हैं और 5 तरह की उन्होंने टेक्निक्स दी हैं। तो जो प्रिंसिपल्स हैं वो 4 हैं और टेक्निक्स जो हैं वो 5 हैं। याद करिए हमने डिफरेंस देखा था कि प्रिंसिपल्स अलग होते हैं, टेक्निक्स अलग होती हैं। प्रिंसिपल्स ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, जो टेक्निक्स होती हैं वो कम फ्लेक्सिबल होती हैं। ये जनरल गाइडलाइंस होते हैं, जबकि ये मेथड्स होती हैं, काम करने का एक प्रोसीजर होता है। तो इसी के बारे में हम ये 4 प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स डिस्कस करने वाले हैं। तो अब हम उन्हीं 4 प्रिंसिपल्स और 5 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो अब हम उन्हीं 4 प्रिंसिपल्स और 5 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे जिन्हें हम कहते हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट टेक्निक्स या साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो जैसे 14 प्रिंसिपल्स जो कि फेयोल ने दिए थे, वैसे टेलर के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन अब हम इन्हें क्या कहेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स या फिर साइंटिफिक टेक्निक्स। इसका मतलब जो टेलर है उनकी पर्सनैलिटी थोड़ी साइंटिस्ट जैसी है और ये हर एक चीज़ में साइंस की को ऐड करने की बात करते हैं। तो इनकी जो पर्सनैलिटी है वो कैसी है, साइंटिस्ट जैसी है। अब इन्होंने जो 4 प्रिंसिपल्स दिए हैं उनको हम क्या कहेंगे, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स। और साइंटिफिक प्रिंसिपल्स का मतलब होता है कि हर एक मैनेजमेंट के एलिमेंट में साइंस को इन्वॉल्व करो। मतलब जो भी आपके डिसीजंस होने चाहिए वो साइंटिफिक होने चाहिए, आपके हर एक डिसीजन में साइंस इन्वॉल्व होनी चाहिए। जिसमें पहला जो इनका प्रिंसिपल है वो है साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, अगेन साइंस। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब होता है कि एक मैनेजर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी डिसीजन लेता है वो उनकी साइंटिफिक इंक्वायरी या साइंटिफिक रीजनिंग के पीछे बेस्ड होने चाहिए, ना कि इंट्यूशन, ना ही एक्सपीरियंस और ना ही हिट एंड कॉल या हिट एंड ट्राई मेथड से। तो इसका मतलब जो भी डिसीजंस वो ले रहे हैं वो सब कुछ साइंटिफिक इंक्वायरी पर बेस्ड होना चाहिए, इंट्यूशन पे नहीं, एक्सपीरियंस पे नहीं और हिट एंड मिस मेथड पे भी नहीं होना चाहिए। अब ये हिट एंड मिस मेथड, ये एक्सपीरियंस और ये इंट्यूशन से क्या होते हैं, तो कुछ मैनेजर्स ऐसे होते हैं जो इंट्यूशन से डिसीजन लेते हैं क्योंकि मेरी गट फीलिंग कह रही थी कि ये चलेगा तो हमने ये डिसाइड कर दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर कुछ मैनेजर्स का ऐसा मानना होता है कि मैं पिछले 10 साल से काम कर रहा हूँ और 10 सालों के एक्सपीरियंस में मैंने हर बार ये किया है और हर बार वर्क किया है तो इस बार भी करेगा। तो ऐसा डिसीजन भी आपका नहीं होना चाहिए। और तीसरा है हिट एंड मिस मेथड, कि पता नहीं क्या करना चाहिए पर एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, काम हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, फिर कुछ और ट्राई कर लेंगे। तो ऐसा हिट एंड मिस मेथड्स पे भी आपका जो डिसीजन है वो बेस्ड नहीं होना चाहिए। तो इन तीनों की जगह किसे लेनी चाहिए, साइंस को। तो आपका जो डिसीजन है वो साइंटिफिक इंक्वायरी पर बेस्ड होना चाहिए। इसका मतलब जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो उसमें एक बार साइंस को इन्वॉल्व करके देख लो कि क्या वाकई में ये डिसीजन बहुत अच्छा है। अगर पिछले 10 सालों में ये काम किया था तो क्या ऐसा तो नहीं कि अब सर्कमस्टेंसेस बदल गए, अब ये काम नहीं कर सकता है, या ये हिट एंड मिस मेथड को अगर आप हटा दो तो फिर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हमें कोई कंफर्म मेथड मिल जाए कि इसे ट्राई करने पर हमें कम से कम 99% सक्सेस मिल जाएगी, तो हमें उसे अडॉप्ट करना चाहिए। ओके, तो टेलर ने इसमें क्या सजेस्ट किया है, उन्होंने बोला है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई ना कोई बेस्ट मेथड होती है, वन बेस्ट मेथड होती है और कोई एक ही होती है। मतलब हर एक ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऐसा तरीका होगा जो सबसे बेस्ट होगा और ये बहुत ज़रूरी है आप उस तरीकों को अडॉप्ट करो ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ जाए। और उसके लिए टेलर सजेस्ट करते हैं कि आपको ये वर्क स्टडी करके पता लगाना पड़ेगा कि आपके लिए वो बेस्ट मेथड कौन सी है। मतलब ये तो कंफर्म है कि आपके लिए कोई ना कोई एक तरीका है जो बेस्ट है, पर वो तरीका कौन सा है ये आपको पता लगाना पड़ेगा थ्रू द वर्क स्टडी। अब वर्क स्टडी क्या होती है, ये एक टेक्निक है। जैसे हमने देखा कि टेलर की 5 टेक्निक्स भी हैं, उसमें उनकी एक टेक्निक है वर्क स्टडी जिसके अंदर अगेन 4 तरह की स्टडी आती हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। पर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने डिसाइड किया है, उन्होंने बोला है, सजेस्ट किया है कि किसी भी काम को करने में क्या स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, वो टाइम आपको फिक्स करना चाहिए थ्रू द टाइम स्टडी। इसका मतलब आप एक 100 लोगों को लगभग वो काम करने के लिए दो
और फिर आप उसे ऑब्जर्व करो कि ऑन एन एवरेज कोई वर्कर कितना टाइम लेता है उस काम को कंप्लीट करने के लिए, और उसकी बेसिस पर ही आप ये जो टारगेट है वो डिसाइड करिए। तो मतलब कितना स्टैंडर्ड टाइम लगना चाहिए, ये आपको इंट्यूशन पे नहीं होना चाहिए कि यार मेरे ख्याल से एक आज हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। या पास्ट एक्सपीरियंस में जो वर्कर्स थे वो इसे 2 दिन में करते थे तो ये लोग भी 2 दिन में कर देंगे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। या फिर अगर आपको तुक्के में भी नहीं होना चाहिए कि चलो इस बार दे देते हैं 1 हफ्ता, बाद में फिर देखेंगे, है ना, अगर 1 हफ्ते में हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर टाइम कम ज्यादा कर देंगे। तो ऐसा हिट एंड मिस मेथड भी नहीं होना चाहिए। जो टाइम आप डिसाइड कर रहे हैं वो टाइम स्टडी पर बेस्ड होना चाहिए, कि स्टडी इसके पीछे होनी चाहिए, और वो स्टडी क्या है इसे हम डिटेल से में अभी पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि रूल ऑफ थंब, अच्छा रूल ऑफ थंब का मतलब होता है डिक्टेटरशिप, कि मैंने कह दिया तो ऐसा ही होगा। जैसे अगर आपने नॉर्थ कोरिया अगर कंट्री के बारे में सुना है, तो वहां पे क्या चलती है, डिक्टेटरशिप, रूल ऑफ थंब, कि मैंने कह दिया तो ऐसा ही होगा। अब वहां पे कोई क्वेश्चनिंग का वो नहीं है, तो ऐसा कोई मैनेजमेंट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं हो तो बेटर है। आपका जो मैनेजमेंट है वो साइंटिफिक होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, इसको अगर हम थोड़ा समराइज कर दें तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब क्या कह रहा था? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब कहता है कि आपका सारे डिसीजन साइंटिफिक इंक्वायरी पर बेस्ड होना चाहिए, इंट्यूशन, एक्सपीरियंस और हिट एंड मिस मेथड पे नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट मेथड होता है। अब वो मेथड कौन सा है ये आपको पता लगाना है थ्रू द वर्क स्टडी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपका टाइम, अगर आपको डिसाइड करना है तो वो टाइम स्टडी पर बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। हार्मनी का मतलब होता है भाईचारे में रहना, एक मतलब शांति से पीसफुली रहना। डिस्कॉर्ड मतलब लड़ाइयाँ नहीं करना, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होने चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन में एक दूसरे के प्रति कोई गलत भावना नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे हार्मनी होनी चाहिए, ये हमारा दूसरा प्रिंसिपल है। और इसमें टेलर क्या सजेस्ट करते हैं, क्या बताते हैं, जनरली वो बात करते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में 2 ग्रुप होते हैं, एक होती है मैनेजर्स ग्रुप और एक होते हैं वर्कर्स ग्रुप। और जनरली ये दोनों ग्रुप जो है वो एक दूसरे के राइवल होते हैं। तो जो मैनेजर्स होते हैं उन्हें लगता है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग, वो कुछ काम नहीं कर सकते, जबकि वर्कर्स को लगता है कि उन्हें काम से ओवर बर्डन कर दिया जाता है और मैनेजर्स उन पर गलत हुक्म चलाते हैं, या मैनेजर्स कुछ काम नहीं करते और उन्हें सारा काम दे देते हैं। तो ये क्या है, इसकी वजह से उन दोनों ग्रुप्स के बीच में राइवलरी या फिर उनके बीच में टेंशन ज्यादा बढ़ते हैं। तो टेलर सजेस्ट करते हैं दोनों को कि उनको क्या करना चाहिए, उनको करना चाहिए अपना मेंटल रिवॉल्यूशन। इसका मतलब उन्हें अपने एटीट्यूड्स में चेंज लाना चाहिए। एटीट्यूड में चेंज लाने को हम क्या बोलते हैं, मेंटल रिवॉल्यूशन करना चाहिए। अब अगेन ये मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है, तो ये अगेन टेलर की एक टेक्निक है। तो जो 5 टेक्निक्स थी उसमें से ये एक टेक्निक है। एक टेक्निक के बारे में हमने पहले भी पढ़ा, वो है वर्क स्टडी, और ये दूसरी टेक्निक है जहाँ पे टेलर कहते हैं कि जो दोनों ग्रुप ऑफ पीपल हैं उन्हें अपने एटीट्यूड को चेंज करना चाहिए टुवर्ड्स वन अनदर। इसका मतलब जो उनकी सोच है, जो सोचने का तरीका है, जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उन्हें बदलना चाहिए। और इसके लिए वो आपको क्या बोलते हैं, मेंटल रिवॉल्यूशन करने के लिए जो हमने अभी देखा कि एक टेक्निक है, और वो डिटेल से हम आगे पढ़ेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल जापान में एक स्टाइल फॉलो की जाती है और वो है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। तो पैटर्नलिस्टिक स्टाइल एक मैनेजमेंट की स्टाइल है जो कि जापान की जो कंपनीज होती हैं वो फॉलो करती हैं। यहाँ पे क्या होता है कि जो 2 ग्रुप ऑफ पीपल है, एक है आपके मैनेजर्स और दूसरे हैं आपके वर्कर्स। तो जो मैनेजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मैनेजर सारे वर्कर्स को अपनी फैमिली की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो वो ऑर्गेनाइजेशन में एक फैमिली कल्चर को बना के चलते हैं कि ताकि कोई भी किसी को भी अगर प्रॉब्लम है तो वो उनकी प्रॉब्लम को सुनेंगे, उनकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसे सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे। तो वो अपने आप को सुप्रीम नहीं मानेंगे बल्कि अपनी फैमिली का एक मेंबर मानेंगे। और साथ ही में जो वर्कर्स हैं वो भी क्या करेंगे, अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है तो वो कभी भी स्ट्राइक पे नहीं जाएंगे, कभी वो रिवॉल्ट नहीं करेंगे, कभी प्रोटेस्ट नहीं करेंगे। क्या करेंगे, वो अपने हाथ में एक ब्लैक रिबन बांधेंगे और उसके थ्रू वो दिखाएंगे कि हमें कुछ प्रॉब्लम है। मतलब वो स्ट्राइक करके कंपनी का काम रोकेंगे नहीं, तो स्ट्राइक इज नॉट अ ऑप्शन। तो क्या करेंगे, ब्लैक रिबन बांधेंगे ताकि मैनेजर्स को पता चले कि हमें कोई प्रॉब्लम है, ताकि वो हमारे पास आए और वो पूछे। और जनरली क्योंकि मैनेजर भी यहाँ पे उन्हें अपने फैमिली मेंबर मानते हैं, तो वो रिबन देखकर ये समझ जाएंगे कि प्रॉब्लम है और वो उसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो अभी कभी प्रॉब्लम ऐसे आता ही नहीं है कि स्ट्राइक करने की नौबत आ जाए। तो ये है पैटर्नलिस्टिक स्टाइल। इसके बाद तीसरा जो प्रिंसिपल टेलर ने दिया है वो है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म।
ये जो है वो हार्मनी और डिस्कॉर्ड का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। मतलब हम इसमें बात तो वही करते हैं कि दोनों के बीच में भाईचारा होना चाहिए, बट ये थोड़ा सा और एक्सटेंशन है। इसमें हम जो मैनेजर्स हैं उन्हें हम सजेस्ट करते हैं, हम उन्हें बोलते हैं कि आप वर्कर से सजेशन लेना शुरू करो। वर्कर से सजेशन लेने का मतलब क्या होता है कि आप वर्कर से पूछो कि किस तरीके से काम करना ज़्यादा बेटर है। आप उनके सजेशंस को इनवाइट करो। हो सकता है कि उनमें से आपको कोई बहुत अच्छा सजेशन मिल जाए, और अगर उनका सजेशन अगर तारीफ के काबिल है, उनका बहुत अच्छा सजेशन था जिससे आपकी कंपनी का ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, तो आपको उसका रिकॉग्निशन भी देना चाहिए। ठीक है, आपको उन्हें उस बात का सम्मान देना चाहिए या उस बात को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। उनको कोई अवार्ड या कोई रिवॉर्ड के थ्रू उन्हें ये बताना चाहिए कि वो आप कितने थैंकफुल हो उस सजेशन के लिए। तो ये जो है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक एक्सटेंशन है। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है उन्हें वर्कर्स को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए कोई भी रूल वगैरह सेट करने से पहले। कॉन्फिडेंस में लेना मतलब उनसे एक बार उनके सजेशन पूछ लेना, क्योंकि अल्टीमेटली वो काम करना किसे है, वर्कर को ही करना है। तो अगर आपने उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया, उनकी कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, अगर आपने उनसे पूछे बिना कोई भी डिसीजन ले लिया जो उनको नहीं पसंद आ रहा है, तो अब वो क्या करेंगे, वो कोऑपरेट नहीं करेंगे आपके साथ, है ना। वो आपके साथ मिलकर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए आप पहले आप उन्हें कॉन्फिडेंस में लो ताकि वो अपना बेस्ट ट्राई करें उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। और यहाँ पे मैनेजमेंट को उनसे कुछ सजेशंस भी लेने चाहिए। ठीक है, उनको उनसे पूछना चाहिए कि आपका फील्ड ऑफ इंटरेस्ट क्या है, क्योंकि अगर मान लो किसी वर्कर का इंटरेस्ट सेल्स में है, वो बहुत अच्छा सामान सेल कर सकता है, लेकिन आपने उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में डाला हुआ है, तो उनकी जो स्किल्स है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं हो पाएंगी। तो कुछ भी काम उन्हें देने से पहले आप ये भी पूछ लो कि उनकी स्किल्स क्या है, ताकि वो कभी भी स्ट्राइक पर नहीं जाए। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। यहाँ पे मैनेजर्स को उन्हें कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो उनसे सजेशंस लें कि ऑर्गेनाइजेशन में काम कैसा होना चाहिए ताकि वो अपना बेस्ट ट्राई करें उन्हें अचीव करने के लिए। इसके अलावा हमें उनसे उनके इंटरेस्ट के बारे में भी पूछना चाहिए कि उनका इंटरेस्ट कौन सी फील्ड में है, ताकि हम उन्हें वैसा ही कुछ काम अलॉट कर पाए। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो चौथा जो प्रिंसिपल है टेलर का, उसमें वो कहते हैं कि पूरे ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट से तभी हो सकता है जब वर्कर्स का डेवलपमेंट हो। और वर्कर्स का डेवलपमेंट करने के लिए हमें उन्हें क्या देना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। तो ऑर्गेनाइजेशन तभी डेवलप कर सकता है जब वर्कर्स का डेवलपमेंट हो। और वर्कर्स का डेवलपमेंट कब होगा, जब हम उन्हें प्रॉपर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देंगे। प्रॉपर टाइम टू टाइम का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने अभी किसी वर्कर को हायर किया है तो स्टार्टिंग में ही सिर्फ ट्रेनिंग देनी है, तब तो देनी है। लेकिन विद द टाइम जब इन्वायरमेंट में चेंजेस आएंगे, जब कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी, काम करने का नया मेथड आएगा, तो आपको वो टेक्नोलॉजी या वो मेथड भी उन्हें ट्रेनिंग के थ्रू सिखाना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे वो बात करते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग की, वो भी टाइम टू टाइम। तो यहाँ पे एक ट्रेनर है, ये देखिए सारे सबॉर्डिनेट्स हैं, वो उनको काम करने के बारे में बता रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हमारे 4 प्रिंसिपल्स हो गए जो टेलर ने सजेस्ट किए थे। कौन से थे वो 4 प्रिंसिपल? साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसके बाद हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, इसके अलावा कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, इसके बाद क्या है, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। इसके बाद जो 5 टेक्निक्स हैं, उन 5 टेक्निक्स में पहली टेक्निक आती है फंक्शनल फोरमैनशिप। अच्छा, टेक्निक्स क्या होती हैं कि देखो, प्रिंसिपल आपको बताते हैं क्या करना है, टेक्निक्स आपको बताती है कैसे करना है। तो काम करने का सही मेथड क्या होना चाहिए, कैसे उसे करना चाहिए, ये क्या होती है, आपकी टेक्निक्स होती है। और पहली जो टेक्निक है वो क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप। अब जो ये फंक्शनल फोरमैनशिप है, इसमें जो टेलर है वो ये सजेस्ट करते हैं कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने अंदर 2 डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने चाहिए। एक डिपार्टमेंट होना चाहिए प्लानिंग डिपार्टमेंट, और एक डिपार्टमेंट होना चाहिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ऐसा क्यों? क्योंकि उनका मानना ये है कि प्लानिंग इज अ मेंटल एक्टिविटी, है ना। आपको उसमें ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करना पड़ता है, आपको उसमें दिमाग लगाना पड़ता है, तो उसके लिए बिल्कुल अलग स्किल्स चाहिए, अलग लोग चाहिए। लेकिन प्रोडक्शन में क्या होता है, आपको फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा करनी पड़ती है रेदर देन द मेंटल एक्टिविटी। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, पर ज्यादा क्या करना है, फिजिकल एक्टिविटी करनी है आपको। तो वहां के लिए आपको अलग स्किल्स चाहिए, अलग लोग चाहिए। तो इन दोनों को आपको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डालना चाहिए, इनके काम को सेपरेट कर देना चाहिए। अब प्लानिंग अच्छे से हो रही है या नहीं, इसे देखने के लिए यहाँ पे 4 फोरमैन या 4
जो हम कहते हैं बॉसेस को आपको रिक्रूट करना चाहिए, और वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इसे देखने के लिए यहाँ पर भी 4 बॉस होने चाहिए, या 4 जो आपके फोरमैन है वो होना चाहिए। अब आपको अगर फर्स्ट क्लास में याद है तो हमने फोरमैन वर्ड देखा था, और ये फोरमैन वर्ड क्या होता है, ये आपके जो बॉटम लेवल मैनेजर्स होते हैं उसमें आपका एक मैनेजर होता है जिसे हम कहते हैं फोरमैन। तो यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आपका जो पहला बॉस रहेगा या पहला फोरमैन रहेगा वो कौन रहेगा, वो है रूट क्लर्क। रूट का मतलब यहाँ पे रूटीन से है, तो रूटीन जब हम डिसाइड करते हैं तो कैसे डिसाइड करते हैं, सुबह में 6 बजे उठूंगी, इसके बाद मैं वॉक करने जाऊंगी। तो यहाँ पे प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर जो पहला बॉस रहेगा उसका नाम रहेगा रूट क्लर्क। अब रूट का जो मतलब होता है वो रूटीन से है। रूटीन मतलब जब हम अपना रूटीन किसी को बताते हैं तो हम क्या बताते हैं कि मैं सुबह 6 बजे उठूंगी, उसके बाद मैं वॉक करने जाऊंगी, योगा करूंगी, उसके बाद आके नहाऊंगी, फिर मैं ब्रेकफास्ट करूंगी, फिर मैं काम के लिए रेडी होंगी, फिर मैं काम करने जाऊंगी, या मैं स्कूल के लिए रेडी होंगी, या फिर मैं स्कूल जाऊंगी, उसके बाद वापस आकर थोड़ा नैप लूंगी, फिर मैं कोचिंग जाऊंगी, कोचिंग से आने के बाद होमवर्क करूंगी, अपने कुछ गेम्स खेलूंगी, उसके बाद फिर मैं सो जाऊंगी खाना खाकर। तो ये सब क्या है, आपका रूटीन है। और रूटीन का मतलब क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। आप पहले क्या करने वाले हो, फिर क्या करने वाले हो, ये आप बताते हो। तो फिर यहाँ पे क्या है कि आपका जो प्लानिंग में रूट क्लर्क होता है वो डिसाइड करता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स का मतलब होता है कि कब कौन सा पर्सन क्या काम करने वाला है, ऑर्गेनाइजेशन में सारे काम किस सीक्वेंस में होने वाले हैं, उस सीक्वेंस को डिसाइड करता है रूट क्लर्क। उसके बाद फिर आता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क मतलब नाम से समझ में आ रहा है कि ये क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा। तो किसी भी काम को कैसे करना है उसको इंस्ट्रक्ट करेगा कौन, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो रूट क्लर्क ने सीक्वेंस बता दिया कि पहले ये काम करोगे, फिर ये करोगे, फिर ये करोगे, लेकिन उस काम को एग्जैक्टली कैसे करोगे ये आपको कौन बताएगा, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। तो ये किसी भी काम करने मतलब कैसे काम करना है उसके इंस्ट्रक्शंस देता है वर्कर्स या फिर एम्प्लॉयज को। इसके अलावा जो तीसरा जो आपका यहाँ पे बॉस आता है वो होता है टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये भी नाम से समझ में आ रहा है, क्या देखेगा कि जो भी टारगेट आपको दिया गया है आप उसे टाइम से कंप्लीट करो, और जो एस्टिमेटेड कॉस्ट डिसाइड की गई थी उसी कॉस्ट के अंदर काम हो जाना चाहिए। तो मतलब टाइम भी उतना ही लगना चाहिए जितना हमने डिसाइड किया था, और कॉस्ट भी उतनी लगनी चाहिए जितना हमने डिसाइड किया था। इसके बाद फिर जो लास्ट आता है वो है डिसिप्लिनेरियन। डिसिप्लिनेरियन इसका मतलब ये चेक करेगा कि सारा जो काम हमने आपको बताया है वो डिसिप्लिन के साथ हो रहा है कि नहीं, या बाकी जो भी 3 बॉसेस हैं उन्होंने जो ऑर्डर दिया है वो प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे क्या करेगा, ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन बना के रखेगा, मतलब प्रॉपर ऑर्डर्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं उसे चेक करेगा। वैसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 बॉस होंगे। यहाँ पर जो आपका सबसे पहला बॉस है वो है गैंग बॉस। तो ये जो गैंग बॉस है ये क्या करेगा, तो ये देखता है कि जो भी आपको मशीन्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, जो भी आपको रिसोर्सेज वगैरह रिक्वायर्ड हैं काम को कंप्लीट करने के लिए वर्कर्स को, उन्हें वो रिसोर्सेज या फिर मशीन्स अवेलेबल हो जानी चाहिए, ये देखता है गैंग बॉस। इसके बाद फिर आता है स्पीड बॉस। तो स्पीड बॉस का काम वैसा ही होता है जैसे यहाँ पे टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का होता है, बस ये टाइम एंड कॉस्ट जो है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है, और जो स्पीड बॉस है वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। तो ये भी देखता है कि आपके जो काम करने की स्पीड है वो प्रॉपर होनी चाहिए ताकि टाइम से काम कंप्लीट हो जाए, और इवन सही कॉस्ट में भी कंप्लीट हो जाए। इसके अलावा फिर आते हैं हमारे रिपेयर बॉस। अब देखो जो गैंग बॉस है उसने तो आपको वो मशीन्स रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, पर अगर वो मशीन बिगड़ जाती है, ठीक से काम नहीं कर पाती है, तो उसकी रिपेयरिंग वगैरह को चेक करने के लिए कौन आएगा, रिपेयर बॉस। तो ये क्या करता है, हर एक मशीन पे नजर रखता है कि सारी मशीन प्रॉपरली मेंटेन है या नहीं, और अगर वो मेंटेन नहीं है तो उनके मेंटेनेंस को पे ध्यान देता है, मतलब उनको रिपेयर करवा के वो देता है। इसके अलावा फिर जो लास्ट है वो यहाँ पे इंस्पेक्टर है। तो इंस्पेक्टर क्या करेगा कि जो भी सामान बना है वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, वो जो हमने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था कि इस स्टैंडर्ड पे ही, इस स्टैंडर्ड क्वालिटी का सामान बनना चाहिए, वैसी ही क्वालिटी का सामान बना है या नहीं। तो वापस आते हैं अपनी स्लाइड्स पे। तो यहाँ पर आपको प्लानिंग इंचार्ज और प्रोडक्शन इंचार्ज करके 2 डिपार्टमेंट्स मिलेंगे। यहाँ पर आपका प्लानिंग के अंदर हो जाएगा रूट क्लर्क जो सीक्वेंस डिसाइड करता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क जो इंस्ट्रक्शंस देता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क जो देखता है कि जो काम है वो कंप्लीट टाइम पर हो जाना चाहिए,
और डिसिप्लिनेरियन देखता है कि जो आप परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो एक ऑर्डर में होना चाहिए, एक सीक्वेंस में होना चाहिए, जो भी ऑर्डर्स दिए गए वो प्रॉपरली फॉलो होने चाहिए। इसके बाद जो आपका गैंग बॉस आता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर, वो क्या करता है, सारे रिसोर्सेज मशीन्स को अरेंज करता है। स्पीड बॉक्स सेम वैसे ही कंप्लीशन ऑफ जॉब देखेगा जैसे टाइम एंड कॉस्ट देख रहा था। फिर रिपेयर बॉस जो भी मशीन्स गैंग बॉस ने दी हैं, अगर उसकी वर्किंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो उसको वो रिपेयर करवाएगा। इंस्पेक्टर चेक करेगा क्वालिटी की, जो भी सामान की क्वालिटी डिसाइड की गई थी वैसी क्वालिटी में सामान बन रहे होने चाहिए। फिर जो दूसरी टेक्निक आती है वो है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है। अगर आप मान लो कि मार्केट में जाओ और आज एक डेयरी मिल्क खाओ और फिर शाम को दूसरी डेयरी मिल्क खाओ, तो क्या आपको उन दोनों के टेस्ट में या उनके क्वालिटी में कोई फर्क समझ में आएगा? नहीं। वैसे अगर आपने आज कोई भी एक कंपनी का शू ले लिया, मान लो नाइकी का एक शू ले लिया, और आपने एक महीने के बाद एक दूसरा नाइकी का शू ले लिया, मतलब सेम उसका सेम मॉडल का, तो क्या उसमें कोई फर्क होगा? नहीं। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वो कंपनी जो है वो स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन करती है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के होने चाहिए, मतलब एक जैसे ही होने चाहिए। और ये स्टैंडर्डाइजेशन को अडॉप्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें स्टैंडर्डाइजेशन को स्टार्टिंग से ही डिमांड करना होता है, राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेज। इसका मतलब आप एज्यूम करो कि अगर डेयरी मिल्क कंपनी को अपने मतलब कैडबरी कंपनी को या अपने डेयरी मिल्क को एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का बनाना है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, उनको सारे रिसोर्सेज जो उसमें लग रहे हैं वो स्टैंडर्ड क्वालिटी के लाने पड़ेंगे। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आज किसी एक सप्लायर से ले लिया, कल दूसरे सप्लायर से ले लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। आपको एक फिक्स्ड होना चाहिए कि आपको कहाँ से ये सामान लाना है, किस क्वालिटी का लाना है, तभी आपकी जो डेयरी मिल्क है वो प्रॉपर बन पाएगी, एक जैसी बन पाएगी। तो यहाँ पे आपके जो है वो आपको स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे, कहाँ से लेकर, राइट फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स। जो मशीन्स आप ले रहे हो वो एक जैसे होने चाहिए, एक जैसे फंक्शन करने चाहिए। और दूसरा है उसके रिसोर्सेज, जो भी आपने उसमें रॉ मटेरियल्स यूज किया है, मिल्क यूज किया है, अगर आपने उसमें कोई भी पाउडर वगैरह यूज किया है तो वो एक स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। इसके बाद है कि आपको अगर मतलब सेम वही आउटपुट अगर चाहिए तो आपको स्टार्टिंग से ही सब कुछ स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। दूसरा जो टर्म आता है वो है आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन कहता है कि अननेसेसरी जो भी हम डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स को ऐड कर लेते हैं उसे नहीं करना चाहिए। तो हमें अपने पास मिनिमम लाइन ऑफ प्रोडक्ट रखने चाहिए, क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं तो आपका काम जो है वो बढ़ जाता है, जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो जाता है। तो सिंप्लीफिकेशन क्या करता है कि एलिमिनेट करो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब अगर आप अगेन डेयरी मिल्क का एग्जांपल लिए तो डेयरी मिल्क सिल्क भी आता है, फ्रूट्स एंड नट्स भी आता है, इसके अलावा डेयरी मिल्क ओरियो आता है, इसके अलावा भी डेयरी मिल्क और भी शायद आलमंड्स वगैरह ऐसे कई बहुत सारे तरह की डेयरी मिल्क आते हैं। तो वो कहता है कि अगर जो भी आपने बहुत ज़्यादा अगर डाइवर्सिटी कर दी है अपने प्रोडक्ट्स में तो उस डाइवर्सिटी को आप थोड़ा सा कम करो। जो अननेसेसरी अगर आप डाइवर्सिटी कर रहे हो तो उसे नहीं करो। इसका मतलब आप वही सारे प्रोडक्ट्स देखो जो मार्केट्स में ज़्यादा डिमांड के हैं। अगर आप कुछ 5-6 गुड्स अगर मार्केट में डिमांड किए जा रहे हैं या 40-50 गुड्स डिमांड किए जा रहे हैं, उसके लिए आपने अलग मशीन सेटअप की हुई है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो एलिमिनेट करो अननेसेसरी डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो जो भी आपके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उसमें से सिलेक्ट करो कि कौन से बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं और फिर उसी पे फोकस करो। क्योंकि जब आप बहुत सारी चीज़ों पे फोकस करते हो तो आपकी क्वालिटी भी मेंटेन नहीं हो पाती है, टाइम ज़्यादा लगता है, कॉस्ट ज़्यादा लगता है। ओके, तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हमारा कॉस्ट टाइम ये सब कम हो जाए। ये सिंप्लीफिकेशन है। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, उसके लिए हमें स्टैंडर्ड सेट करने हैं स्टार्टिंग से। मतलब जब हम मशीन्स को, टूल्स को और रॉ मटेरियल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं तब से हमें स्टैंडर्ड सेट करके चलना पड़ेगा। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है कि अननेसेसरी जो लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हैं हम उसे एलिमिनेट कर दें, ताकि जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं हम उस पर फोकस कर पाएँ, कॉस्ट इससे कम होगा। फिर हम तीसरी टेक्निक के बारे में बात करेंगे, वर्क स्टडी। और अगर आपको याद हो तो ये हमने प्रिंसिपल पे भी देखा था जब हम हार्मनी लॉ डिस्कॉर्ड कर रहे थे। नहीं, ये जब हम साइंस लॉ रूल ऑफ थंब कर रहे थे तब हमने देखा था कि एक वर्क स्टडी होती है, जहाँ पे टेलर ने कहा था कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट मेथड होता है, पर वो बेस्ट मेथड कौन सा है कि आपको पता लगाना पड़ेगा वर्क स्टडी के थ्रू। तो अगेन एक क्वेश्चन बनता है कि जो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब है वो कौन से वाले टेक्निक्स पे एम्फेसाइज करता है, तो कौन सी टेक्निक इससे रिलेटेड है, तो वो है वर्क स्टडी। ठीक है, वो वर्क स्टडी के अंदर भी कौन सी स्टडी, तो वो मेथड स्टडी है, वो हम अभी देखेंगे। ठीक है,
पहला हमारा जो वर्क स्टडी में स्टडी आती है, मतलब वर्क स्टडी के अंदर 4 तरह की स्टडीज आती हैं। पहली है उसमें फैटीग स्टडी। फैटीग का मतलब होता है थकावट, थक जाना। तो फैटीग स्टडी में हम ये फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि देखो हर एक वर्कर जो काम कर रहा है वो पूरा दिन लगातार काम नहीं कर पाएगा, तो उससे बीच में थकान होगी। और जब उसे थकान होगी तो आपको उसे क्या देने पड़ेंगे, आपको देना पड़ेगा रेस्ट इंटरवल्स। तो आपको ये डिसाइड करना है कि ये रेस्ट इंटरवल्स कितने देने हैं, मतलब नंबर ऑफ रेस्ट इंटरवल्स कितने होने चाहिए, रेस्ट इंटरवल्स की ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए, मतलब क्या वो रेस्ट इंटरवल 1 घंटे का हो, आधे घंटे का हो, 40 मिनट का हो, कितनी देर का होना चाहिए। एंड देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल्स। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी कितनी देर के बाद देना है, मतलब हर 2 घंटे काम कर ले उसके बाद इंटरवल देना है, कि हर 4 घंटे के बाद देना है, कब कितनी मतलब देर के बाद देना है। तो देखो यहाँ पे तीनों में डिफरेंस है। नंबर बताता है कि कितने देने हैं टोटल, तो पूरे दिन में आपको 2 रेस्ट इंटरवल्स मिलेंगे, ये क्या है, नंबर है। इसके बाद वो कितनी देर के होने चाहिए, तो 2 इंटरवल्स जो आपको मिल रहे हैं वो 30-30 मिनट के मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, ड्यूरेशन हो जाएगी। ये फ्रीक्वेंसी आपको बताती है कि कितनी कितनी देर के बाद मिलेंगे। तो पहला आपको इंटरवल मिलेगा, मान लो 4 घंटे काम करने के बाद 2 बजे आपको मिलेगा, और उसके बाद फिर 6 बजे मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। तो 3 चीजें डिसाइड करनी है, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, कब कब मिलने चाहिए, कितनी देर के मिलने चाहिए, और कितने मिलने चाहिए। यहाँ पे जो टेलर सजेस्ट करते हैं वो ये करते हैं कि जो वर्कर्स हैं कि वो कुछ काम करने के बाद उन्हें टायर्ड फील होता है, और कुछ देर अगर वो आराम कर लेंगे तो उन्हें क्या फील होगा, उन्हें फिर वापस से एक एनर्जेटिक फील होगा, ताकि वो दोबारा काम कंटिन्यू कर पाए, वो दोबारा से फ्रेश फील करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है, आपको ऑब्जर्व करना है वर्कर्स को कि कितनी देर बाद ऑन एन एवरेज एक वर्कर टायर्ड फील करता है। उसके बाद आप उसको जब ये रेस्ट इंटरवल दोगे, तो रेस्ट इंटरवल देने के बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि कितनी देर बाद वो दोबारा से फ्रेश फील करने लगते हैं। तो आपको उस हिसाब से ये डिसाइड करना है कि कितनी देर का कितने रेस्ट इंटरवल और कितनी कितनी देर में रेस्ट इंटरवल देने पड़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ये कैसे करना है, उन्हें ऑब्जर्व करके करना है कि उन्हें कब थकान फील होती है, और इंटरवल देने के बाद वापस से वो कब रिफ्रेश फील करते हैं। दूसरी जो हमारी स्टडी है वो है टाइम स्टडी। अच्छा, ये आप फैटिक स्टडी में आप कैसे इसको अडॉप्ट कर सकते हो, तो आप इसको ऐसे अडॉप्ट कर सकते हो कि आप उन्हें एक ही साथ बहुत सारा काम ना दे दें, आप उसको शिफ्ट में बांट दें। जैसे मान लो कोई वर्कर्स है, उन्हें आप फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट दे रहे हैं, सेकंड शिफ्ट में उनको ब्रेक मिल जाएगी, और फिर दूसरे वर्कर्स को आप सेकंड एंड फोर्थ शिफ्ट में काम दे रहे हैं, ताकि फर्स्ट एंड थर्ड शिफ्ट में उनको ब्रेक मिल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हो, अल्टरनेटिव शिफ्ट उनको दे सकते हो फैटिक स्टडी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो अगर किसी भी केस स्टडी में अगर अल्टरनेटिव जो शिफ्ट है उसके बारे में बात की जाती है, तो वो कौन सी स्टडी पे फोकस कर रहे हैं, फैटिक स्टडी। फिर है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब होता है कि डिटरमाइन करो कि आपको कितना टाइम लगना चाहिए किसी काम को कंप्लीट करने के लिए। और ये टाइम कितना लगना चाहिए ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी क्यों है, ताकि हम टारगेट डिसाइड कर पाए। अगर मुझे पता है कि इस काम को करने में आपको पूरा दिन लग जाता है, तो मैं उस हिसाब से टारगेट सेट करूंगी। और मुझे पता है कि अगर आपको ये काम आप आसानी से आधे दिन में कर दोगे, 3-4 घंटों में कर दोगे, तो मैं आपको ज़्यादा टारगेट असाइन करूंगी। तो मेरे लिए जानना इसीलिए ज़रूरी है, ताकि मैं आपके लिए टारगेट डिसाइड कर पाऊँ कि आपको कितना टाइम देना है। इसके अलावा फिर मैं आगे डिसाइड कर पाऊँ कि स्टैंडर्ड टाइम कितना लगने वाला है किसी जॉब को कंप्लीट करने में। तो मुझे ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे किसी पर्सन को स्टैंडर्ड टाइम लगभग कितना लगना चाहिए किसी काम को कंप्लीट करने में। फिर उस हिसाब से मेरे नंबर ऑफ वर्कर्स भी आएंगे। अगर आपको एक काम करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और मुझे वो काम जल्दी करवाना है, तो ज़्यादा वर्कर्स आने पड़ेंगे। लेकिन वहीं अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे वर्कर्स हैं जो बहुत ही जल्दी काम कर लेते हैं, उतनी मुझे अभी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मैं कुछ वर्कर्स को काम से निकाल दूंगी। तो मुझे ये भी देखना है कि इस काम को करने के लिए कितने वर्कर्स लगेंगे, और वो भी टाइम पर डिपेंड करता है। और उसके बाद है कैटेगराइजेशन ऑफ वर्कर्स। इसका मतलब ये है कि हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर मान लीजिए ऑन एन एवरेज किसी वर्कर को ये काम करने में 10 घंटे लगते हैं, अगर कोई वर्कर्स हैं जो उस काम को 8 घंटे में कर ले रहे हैं, मतलब कम टाइम ले रहे हैं स्टैंडर्ड टाइम से, तो वो क्या हो जाएंगे, एफिशिएंट वर्कर हो जाएंगे। लेकिन वही कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो उस काम को करने में 12 घंटे लगा दे रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, इनएफिशिएंट हो जाएंगे। तो इस मेथड से मैं ये भी पता लगा सकती हूँ कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितने एफिशिएंट वर्कर्स हैं और कितने इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं। तो टाइम स्टडी से आप 4 चीजें पता कर सकते हो। एक तो आपका स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए उस काम को कंप्लीट करने में। दूसरा, आप ये पता कर सकते हो कि उसमें आपका जो टारगेट है आपको कितना देना है वर्कर्स को। तीसरा, कितने वर्कर्स आपको चाहिए।
और चौथा ये कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने एफिशिएंट और कितने इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं। तो कितने वर्कर्स चाहिए, कितना टाइम उनको लेना चाहिए, कितने एफिशिएंट हैं, कितने इनएफिशिएंट हैं और टारगेट कितना होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको कौन बताती है? टाइम स्टडी। और ये टाइम स्टडी हम किसके थ्रू करते हैं? अगेन ऑब्जर्वेशन के थ्रू। तो आप ऑब्जर्व करेंगे किसी वर्कर को, मतलब इसमें अगर हम थोड़ा सा एक्सपांड करें तो टेलर ने बेसिकली ये बताया है कि आप सेम पीस ऑफ वर्क 100 वर्कर्स को दो करने के लिए, और फिर आप उन 100 वर्कर्स को ऑब्जर्व करो कि वो अप्रोक्सीमेटली कितना टाइम लेते हैं उस काम को करने के लिए। मान लो कोई इंसान 12 घंटे ले रहा है, कोई 8 घंटे ले रहा है, कोई 9 घंटे ले रहा है, कोई 10 घंटे ले रहा है, तो उसका आप एक एवरेज निकालो कि ऑन एन एवरेज आप कितना टाइम लेते हो किसी काम को करने के लिए, और फिर उससे आप स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दो। और ये आप करोगे कैसे? ये आप करोगे स्टॉप वॉच के थ्रू। तो इसका मतलब टाइम स्टडी के लिए हमें कौन सा टूल चाहिए होता है? तो ये चाहिए होता है स्टॉप वॉच, ताकि हम गिन पाए कि कितना टाइम लगा। तीसरा है मेथड स्टडी। ये हमने पहले भी देखा साइंस में और रूल ऑफ थंब में कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक बेस्ट मेथड होता है काम को करने का, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। तभी हमने कहा कि वो वाला जो प्रिंसिपल था वो किससे रिलेटेड है? वर्क स्टडी से। तो वर्क स्टडी में भी एग्जैक्टली किससे? तो मेथड स्टडी, क्योंकि हमने उसमें मेथड की बात की थी। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेस्ट मेथड कौन सा है या बेस्ट तरीका कौन सा है काम को करने का, वो पता लगाते हैं। और बेस्ट तरीके से हमारा मतलब ये है कि जिस तरीके को अगर हम अडॉप्ट करें तो जल्द से जल्द काम हो जाएगा, कम टाइम और कम कॉस्ट में ही काम हो जाएगा। तो ऐसा तरीका जहाँ पे हमें कॉस्ट भी कम लगे, हमारे रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो और टाइम भी कम लगे, वो तरीका हमारे लिए क्या हो जाएगा? बेस्ट मेथड हो जाएगा। और ये बेस्ट तरीका हमें कैसे पता चलेगा? बाय ट्राइंग ऑल द मेथड। तो एक ऑर्गेनाइजेशन को सारे मेथड्स ट्राई करने के बाद ये डिसाइड करना चाहिए कि कौन सा वाला मेथड उनके लिए सबसे बेस्ट था। ओके, तो जैसे आपके मेथड्स हो जाएंगे, कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है, लेबर इंटेंसिव हो सकता है। तो एक बार आप मशीन से काम करवा के देखो। अब मशीन आप खरीद के तो ट्राई करोगे नहीं, तो आप लीज पे ले सकते हो, रेंट पे ले सकते हो, आप उनसे काम करवा के देखो और फिर आप वर्कर से काम लगा के देखो, काम करवा के देखो। फिर आप दोनों का हिसाब लगाओ कि देखो मशीन को खरीदेंगे तो इतना लग जाएगा, तो पर यूनिट कॉस्ट इतनी आएगी। लेबर से काम करवाएंगे तो इतनी सैलरीज चले जाएंगी, तो फिर पर यूनिट कॉस्ट इतनी लग जाएगी। और उस हिसाब से आप डिसाइड करो आपके लिए बेस्ट मेथड कौन सा है। दूसरा हो सकता है कि आप एग्जांपल ले सकते हो डेप्रिसिएशन का, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो दोनों से ही करके देखो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़्यादा बेस्ट तरीका कौन सा होता है और फिर उसी को आप अडॉप्ट करो। तो मेथड स्टडी क्या कहती है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बेस्ट तरीका होता है जो उसे अडॉप्ट करना चाहिए आफ्टर ट्राइंग ऑल द मेथड्स। ठीक है, और ऑल द मेथड्स ट्राई करने के बाद आप ये डिसाइड करो आपके लिए बेस्ट कौन सी है। एग्जाम्पल में आप ये डेप्रिसिएशन की मेथड भी कोट कर सकते हो, या फिर ये जो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव है वो भी। अच्छा, आपको आई एज्यूम कि आपको ये डिटेल में पता होगा कि कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है। मशीन से काम करवाना, जहाँ पे लेबर्स कम होते हैं, मशीन ज़्यादा काम करती है। लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पे मशीन कम है और लेबर ज़्यादा है। फिर चौथी हम स्टडी की बात करते हैं, मोशन स्टडी। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टडी है। मोशन स्टडी में हम ये डिसाइड करते हैं कि देखो, जब हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ना, तो वहाँ के जो वर्कर्स होते हैं उनके मूवमेंट बहुत ज़्यादा होते हैं। मान लो अगर मैंने किसी वर्कर को असाइन किया हुआ है कि यहाँ पे रहकर, ये आपकी टेबल है, यहाँ पे आपको काम करना है, तो वो कभी कोई टूल लेने के लिए उठेगा, कभी मान लो अगर लैपटॉप पे काम करना है तो कोई चार्जर लेने के लिए उठेगा, कभी कुछ करने के लिए उठेगा। और जब एक बार इंसान उठ जाता है ना अपने काम से, तो वो तुरंत नहीं बैठेगा। फिर वो थोड़ा सा राउंड लगा के आएगा, फिर वो चाय पीने चले जाएगा, फिर वो चाय पीने के बाद थोड़ी गॉसिप करने के बाद फिर वो वापस आएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? टाइम वेस्ट होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का ये मोटिव होता है कि जो मूवमेंट्स हो रहे हैं ना वर्कर्स की, इसे रोकना चाहिए। तो इसके लिए वो क्या करेगा कि पहला तो ये देखेगा कि कितने नंबर ऑफ मूवमेंट्स हो रहे हैं। तो वो एक कैमरे से सारे वर्कर्स पर नजर रखेगा कि एक वर्कर अप्रोक्सीमेटली दिन में कितनी बार अपनी सीट से उठता है, कितनी बार उसकी मूवमेंट होता है। उसके बाद फिर वो डिफ्रेंशिएट करेगा कि वो जब जब उठा किस काम के लिए उठा, उसमें से कितने जो मूवमेंट्स है वो प्रोडक्टिव थे और कितने अनप्रोडक्टिव थे। मतलब कितनी बार वो अपने सामान को लेने के लिए या अपने किसी काम के लिए उठा था, और कितनी बार वो गॉसिप करने के लिए, लंच ब्रेक के लिए या फिर चाय पीने के लिए, इन सब के लिए उठा था। तो वो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स को काउंट करेंगे। इसके बाद फिर जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट होंगे उनको कट करने के लिए कुछ मेथड्स अडॉप्ट करेंगे, है ना। तो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कैसे कम होने चाहिए, या फिर जो वेस्टफुल मूवमेंट्स हैं, जितनी बार वो थक कर कोई उठ रहा है गॉसिप करने के लिए या फिर इधर उधर नजर रखने के लिए या फिर वॉक पे जाने के लिए, तो ऐसे वेस्टफुल मूवमेंट्स को हम कट करने की कोशिश करेंगे।
उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, हम ये डिज़ाइन करेंगे कि सारे जो टूल्स हैं वो उसी जगह पे होने चाहिए। मान लो अगर ये मेरी टेबल है जहाँ पे रह के मुझे काम करना है, तो मुझे काम करने के लिए जो जो चीज़ों की ज़रूरत है, मान लो अगर मुझे प्रिंटर चाहिए तो वो यहाँ होना चाहिए, मुझे पेजेस चाहिए वो अवेलेबल होने चाहिए, मुझे चार्जर चाहिए तो वो होना चाहिए, सामने मेरे बोर्ड होना चाहिए। तो ये क्या है, जो भी मुझे ज़रूरतों का सामान चाहिए वो सब यहीं पर अवेलेबल होना चाहिए ताकि मुझे उठना ना पड़े। तो अगर आप इसको थोड़ा सा कंपेयर कर पाएंगे तो ये फ्योल की एक प्रिंसिपल से मिलता जुलता है। अब आप यहाँ पे पॉज करके खुद सोचिए कौन से वाले प्रिंसिपल से मिलता जुलता है। अगर आपको बन चुका है तो ठीक है, नहीं तो आप पहली बार पढ़ रहे हैं, दोबारा जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से बनेगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर में भी हमने क्या कहा था कि हर एक चीज की एक फिक्स जगह होनी चाहिए ताकि उसे ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं हो। तो यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, सारे इक्विपमेंट सारे टूल्स की एक फिक्स जगह बना रहे हैं यहाँ वहाँ, ताकि उसे उठने में ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं हो। तो इससे क्या हो जाएगा, अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स जो है वो हट जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा काम क्या था कि देखो गिनो कि कितने मूवमेंट्स हो रहे हैं, फिर डिफ्रेंशिएट करो कि जो मूवमेंट्स है उसमें से कितने मूवमेंट्स प्रोडक्टिव थे और कितने अनप्रोडक्टिव थे। अनप्रोडक्टिव वाले को हम मिनिमाइज करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे, तो हम उसके लिए एक कुछ डिज़ाइन करेंगे कि सारे टूल्स उसके आसपास हो, ये सारी चीज़ें। तो हम सुटेबल इक्विपमेंट्स उसके आसपास टूल्स वगैरह उसे प्रोवाइड करेंगे ताकि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स हैं वो मिनिमाइज हो पाए। तो अगेन वर्क स्टडी के अंदर ये हमारी तीसरी टेक्निक थी और इसके अंदर हमारी 4 तरह की स्टडीज आती है, फैटिग, टाइम, मेथड और मोशन स्टडी। फैटिग स्टडी में हमें देखना क्या है कि कितने रेस्ट इंटरवल देने हैं, कितनी ड्यूरेशन के देने हैं और फ्रीक्वेंसी देखनी है कि कब कब देने हैं। इसके अलावा फिर हम देखते हैं टाइम स्टडी में, तो 100 वर्कर्स को सेम काम देंगे, ऑब्जर्व करेंगे कि ऑन एन एवरेज कितना टाइम उन्हें लग रहा है। इससे हम ये डिसाइड करते हैं कि एक वर्कर को हमें कितना टारगेट देना है, हमें कितने वर्कर्स चाहिए होंगे, कितना स्टैंडर्ड टाइम लग रहा है उस काम को कंप्लीट करने में, और उसमें से हमें कैटेगराइज भी कर लेंगे कि जो जल्दी काम कर रहा है वो एफिशिएंट है, जो देर से कर रहा है वो इनएफिशिएंट है। फिर हम मेथड स्टडी में एक बेस्ट मेथड होती है, जो सारी मेथड्स को हम पहले ट्राई करेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे लिए बेस्ट कौन सी है। मोशन स्टडी में हम मूवमेंट्स काउंट करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे कितने प्रोडक्टिव कितने अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव वालों को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी टूल्स वगैरह इक्विपमेंट्स वगैरह है वो सामने अरेंज करवाएंगे ताकि उसे ढूंढने में उसे लेने में टाइम वेस्ट ना हो। तो ये हमारे 4 तरह की स्टडीज थी। ये फैटिग स्टडी दिखा रहा है और ये टाइम स्टडी, ये जो है वो आपकी मेथड स्टडी और ये जो है वो आपकी मोशन स्टडी। देखिए टी है ना, चाय पीने के लिए ब्रेक पर है, ये आपका मेथड बता रहा है, ये आपका टाइम बता रहा है और ये आपका फैटिग बता रहा है। अच्छा, एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका टाइम स्टडी होता है उसे करने के लिए कौन से टूल की जरूरत पड़ती है। तो उसे करने के लिए हमें जो वॉच होती है या जो टाइम क्लॉक होती है उसकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो यहाँ पर आपकी मेथड स्टडी मोशन स्टडी होती है उसको करने के लिए कौन सी हमें टूल चाहिए होता है, तो इसके लिए हमें चाहिए होता है सीसीटीवी कैमरा वगैरह, ताकि हम नजर रखें कि कितनी बार वो वर्कर उठा है अपनी जगह से। अच्छा, यहाँ पे हमने ये भी देखा फैटिग स्टडी में अल्टरनेटिव शिफ्ट्स असाइन करनी होती हैं। तो जब भी जैसे हमने देखा फर्स्ट और थर्ड शिफ्ट किसी एक वर्कर को देंगे, सेकंड और फोर्थ दूसरे वर्कर को, तो ये शिफ्ट जो असाइन करते हैं ये भी आपकी फैटिग स्टडी में होता है। फिर हम यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं कि टाइम स्टडी में और मोशन स्टडी में क्या फर्क होता है। तो टाइम स्टडी का मतलब क्या होता है कि ये फाइंड आउट करो कि किसी भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए स्टैंडर्ड टाइम कितना लगना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर रहे हैं। जबकि मोशन स्टडी में हम क्या कर रहे हैं, काउंट कर रहे हैं कि टोटल मूवमेंट्स कितने हो रहे हैं एक वर्कर्स को अपना काम कंप्लीट करने के लिए। तो ये हम कंडक्ट करते हैं ताकि हमें पता चले कि टोटल कितने मूवमेंट्स हो रहे हैं। इसके बाद इसका पर्पस क्या होता है, टाइम स्टडी हम क्यों करते हैं, एक स्टैंडर्ड टारगेट सेट करने के लिए कि हमें उन्हें कितना टारगेट देना है दिन का। फिर हम मोशन स्टडी क्यों कंडक्ट करते हैं, ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाए कि कितने प्रोडक्टिव थे कितने अनप्रोडक्टिव थे, और जो वेस्टफुल थे अनप्रोडक्टिव थे उनसे हम एलिमिनेट कर पाए। तो टाइम स्टडी कंडक्ट करने का पर्पस क्या है, ताकि हम टारगेट सेट कर पाए, और मोशन स्टडी कंडक्ट करने का पर्पस क्या है, ताकि जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उन्हें हम हटा पाए। जो मेथड है, बेस्ट मेथड क्या, मतलब इनकी टाइम स्टडी को करने के लिए क्या मेथड अडॉप्ट होती है, और मोशन के लिए। तो मेथड हम पहले भी देख चुके हैं कि हम टाइम स्टडी करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, ये। और जो हम मोशन स्टडी करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी कैमरा, मूवी कैमरे से हम करते हैं। ठीक, चलिए चौथा जो हमारा टेक्निक है वो है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम का मतलब होता है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंशिएट करो कि कितने आपके यहाँ पर जो स्किल्ड वर्कर्स हैं या कितने आपके यहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट वर्कर्स हैं,
और कितने इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं। और ये हम कैसे करते हैं? अभी हमने देखा है कि हम ये करते हैं टाइम स्टडी के थ्रू। जो जल्दी कंप्लीट कर रहा है वो एफिशिएंट या इफेक्टिव है, और जो देर से कर रहा है वो इनइफेक्टिव है। तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि कितने हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव या एफिशिएंट पर्सन है और कितने इनइफेक्टिव या इनएफिशिएंट पर्सन है। ठीक है, और जो भी हमारे ये वर्कर्स होंगे उनको हम डिफरेंट पे करेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्कर है, उसे जो टारगेट मिला हुआ है वो एक दिन में 100 यूनिट बनाने का मिला हुआ है, कि एक दिन में उसे कितनी बनानी है, 100 यूनिट। और अगर ये वो बना लेता है तो उसे पर यूनिट का कितना पैसा मिलेगा, 50 रुपए। 50 रुपए मतलब क्या है कि एक दिन का उसको कितना मिलना चाहिए, 5,000 रुपए मिलना चाहिए। बहुत ज्यादा हो गया, पर चलो ठीक है, 5 रुपए कर देते हैं कि पर यूनिट का कितना मिलना चाहिए, 5 रुपए। तो उससे दिन का कितना मिलेगा, 500 रुपए मिलेगा। लेकिन मान लो कोई वर्कर इससे ज्यादा अचीव कर लेता है, 100 बोला था, टारगेट दिया था, लेकिन वो 120 अचीव कर लेता है। तो 120 यूनिट्स अगर बनाता है तो उसे पर यूनिट का जो रेट है वो बढ़कर मिलेगा। मान लो पर यूनिट का रेट कितना मिलेगा, 6 रुपए मिलेगा। पहले कितना मिल रहा था, एक यूनिट का 5, मतलब 500 रुपए। अब उसे कितना मिल रहा है, एक यूनिट का 6। एक यूनिट का 6 मतलब 12 5 60, 12 6 72, तो 720 रुपए। तो पहले 500 और अब कितने मिल रहे हैं, 720। और वहीं अगर वो इस टारगेट को कोई वर्कर अचीव नहीं करता है, तो जैसे मान लो उसने सिर्फ 80 यूनिट्स बनाए, तो उसका जो ये रेट है वो भी गिर जाएगा। तो अब उसे एक यूनिट का सिर्फ 4 रुपए मिलेगा, और 4 रुपए मिलेगा मतलब कितना मिलेगा, 360 रुपए। तो इससे क्या होगा कि हमने एक स्टैंडर्ड पहले सेट किया कि टारगेट कितना होना चाहिए, उसके हिसाब से रेट कितना होना चाहिए। कोई टारगेट से ज्यादा अचीव करेगा तो उसे हम एक्नॉलेज करने के लिए, उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए हम उसका रेट बढ़ा देंगे। और अगर कोई टारगेट से कम अचीव कर रहा है तो उसे पनिश करने के लिए रेट भी कम कर देंगे। इससे होगा क्या कि इससे जो ज्यादा एफिशिएंट है उसे मोटिवेटेड फील होगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, रेट ज्यादा मिला है। और जो ये इनएफिशिएंट वर्कर्स हैं उन्हें कम से कम इतना तो रहेगा कि हम टारगेट अचीव कर लें, वरना हमारा जो रेट है वो कम हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट वेजेस पे करना या डिफरेंट वेज रेट पे करना डिफरेंट डिफरेंट एम्प्लॉयज को। एक्स्ट्रा वेजेस पे करना जो एफिशिएंट है वो उसको मोटिवेट करेगा, और ये जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज है उन्हें भी मोटिवेट करेगा, ताकि वो कम से कम टारगेट अचीव करके एफिशिएंट बन जाए। और ये इससे ओवरऑल होगा क्या, इससे हमारा प्रोडक्शन कंपनी का बढ़ेगा, क्योंकि जो एफिशिएंट है वो और ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें पैसे बढ़ के मिलने वाले हैं। और जो इनएफिशिएंट है, जो नॉर्मली काम नहीं करने वाले थे, बट अब क्योंकि उनका वेज रेट कम होने वाला है, तो इसलिए अब वो काम करके कम से कम टारगेट तो पूरा करेंगे ही। तो इसकी वजह से हमारी कंपनी का ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा। फिर हम बात करते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन के बारे में। मेंटल रिवॉल्यूशन हमने पहले भी हार्मनी और डिस्कॉर्ड में सुना हुआ है। इसमें क्या होता है कि इसमें जो वर्कर्स होते हैं उन्हें लगता है कि उन्हें ओवर बर्डन किया जाता है और मैनेजर्स कुछ काम नहीं करते। मैनेजर्स को लगता है कि वर्कर्स आर गुड फॉर नथिंग। तो इनके बीच में क्या होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, राइवलरी होती है। तो इसे हटाने के लिए टेलर ने सजेस्ट किया था कि इनको अपने एटीट्यूड में चेंज लाना चाहिए, और वो कैसे होता है, मेंटल रिवॉल्यूशन के थ्रू। तो मेंटल रिवॉल्यूशन का मतलब ही क्या होता है कि अपने मेंटल एटीट्यूड्स में चेंज लाना, अपने मतलब वर्कर्स के और मैनेजर्स के। तो वर्कर्स और मैनेजमेंट को अपने मेंटल एटीट्यूड्स में चेंज लाना चाहिए, उनके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए, और उनको अपनी जो फीलिंग है सस्पेशन और प्रेजुडिस की, उनको हटानी चाहिए। सस्पेशन मतलब शक की भावना कि देखो ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसा तो नहीं है कि सो रहा है, या फिर किसी कॉम्पिटिटर को जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर रहा है। ऐसे शक की भावना नहीं होनी चाहिए मैनेजर्स के माइंड में। और प्रेजुडिस भी नहीं होना चाहिए। प्रेजुडिस का मतलब क्या होता है कि मैनेजर है तो खड़ूसी होगा, तो हमने जाना भी नहीं है, हमने देखा भी नहीं है मैनेजर कौन है, और हमने पहले से अपने दिमाग में एक बायसनेस बैठा दी है कि ऐसा ही होगा, या वर्कर है लो कास्ट का है तो ये चोर ही होगा। ये क्या होता है, ये बायसनेस होती है जो वर्कर्स या मैनेजर्स के माइंड में होती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो शक की भावना नहीं होनी चाहिए, प्रेजुडिस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उन्हें अपने एटीट्यूड को चेंज करना है, कोऑपरेशन से काम करना है। दैट वर द टेक्निक्स। तो 4 प्रिंसिपल्स: साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। चौथा, डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रोस्पेरिटी। 5 टेक्निक्स में पहला क्या है, फंक्शनल फोरमैनशिप, जहाँ पे प्रोडक्शन और प्लानिंग डिपार्टमेंट के अलग अलग आपके वो थे, बॉस थे। इसके अलावा फिर हमने देखा था ये नेक्स्ट क्या था, ये स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद फिर वर्क स्टडी के अंदर 4 तरह की स्टडीज थी। इसके अलावा फिर हमने देखा ये मेंटल रिवॉल्यूशन और डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। तो ये आपकी क्या हो जाएंगी, 5 तरह की टेक्निक्स हो जाएंगी। इसके बाद है साइंटिफिक मैनेजमेंट से क्या फायदा होता है, ये आप खुद से सोचेंगे। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट के फायदों को सोचने के लिए आपको बस क्या करना है, उसके सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को याद करना है। तो सबसे पहली प्रिंसिपल क्या था हमारा, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब।
तो यहाँ पे पहला एडवांटेज आप क्या लिख सकते हो कि ये साइंटिफिक डिसीजन लेने में हेल्प करता है। दूसरा क्या था, हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड, तो उनके एटीट्यूड को चेंज करके वो उनकी राइवलरी को दूर करता है। इसके बाद तीसरा क्या था, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, तो ये वर्कर्स के सजेशन को लेता है जिससे हमें बेस्ट मेथड मिल सकती है काम करने की। चौथा, ये वर्कर्स की ट्रेनिंग को अडॉप्ट करता है तो उनकी एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन के डेवलपमेंट में ये कंट्रीब्यूट करेगा। फिर फंक्शनल फॉरमैनशिप, तो दोनों को उन्होंने क्या किया है, सेपरेट किया है, प्रोडक्शन अलग प्लानिंग अलग। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों में ही स्पेशलाइजेशन आएगा, प्लानिंग में भी और प्रोडक्शन में भी। फिर उन्होंने क्या बोला, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्डाइजेशन से एक स्टैंडर्ड क्वालिटी मेंटेन रहेगी और सिंप्लीफिकेशन से क्या होगा, कॉस्ट कम होगा, क्योंकि हम अननेसेसरी जो क्या बोलते हैं लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हमने अडॉप्ट किए हुए उसे हम एलिमिनेट करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, कॉस्ट कम करने में हेल्प करेगा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्या था हमारा, स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन हो गया। फिर वर्क स्टडी, तो हमें पता चलेगा स्टैंडर्ड टाइम कौन सा है, बेस्ट मेथड कौन सा है। इसके अलावा जो अननेसेसरी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट्स है उसे कम करता है। इसके अलावा हमें फिर जो टायर्डनेस है उसको हटाने के लिए कुछ फैटिग स्टडी वगैरह भी हम करते हैं, तो हमें ये भी पता चलता है कि कितने रेस्ट इंटरवल्स देने हैं। इसके अलावा फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, मेंटल रिवॉल्यूशन, तो एटीट्यूड को चेंज करने में हेल्प करता है। इसके अलावा डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम, उससे हमारी कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ता है, क्योंकि एफिशिएंट इनएफिशिएंट दोनों ही अब अपने काम को अच्छे से करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन करने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, जो भी आपने सोचा है ना, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है प्रिंसिपल और टेक्निक्स में, उन्हीं के ही फायदों को आपको यहाँ पे लिखते जाना है, तो आपका काम हो जाएगा, आपको अलग से इसको याद करने की जरूरत नहीं है। एंड इवन आपके बुक्स में यही सारी बातें घुमा फिरा कर लिखी गई हैं, तो यही जो है वही है, ठीक है, मतलब यही आपको याद करना है, अलग से कुछ नहीं करना। फिर आपको नेक्स्ट है वो है मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स। ये टेलर के टेक्निक के अलावा भी कुछ और मॉडर्न साइंटिफिक टेक्निक्स हैं जो अभी अभी आ रही हैं, बट इसके बारे में आपको डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम आप एक बार देख लेंगे तो वो भी इनफ होगा। जिसमें पहला है ऑपरेशनल रिसर्च, एक ऐसी टेक्निक थी जो वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ये डिप्लॉयमेंट करने के लिए, मतलब सोल्जर्स को हायर करने के लिए इसे अडॉप्ट किया गया था, ताकि हम ज़्यादा सोल्जर्स को, एफिशिएंट सोल्जर्स को कम टाइम में हम, मतलब कम कॉस्ट में हम डिप्लॉय कर पाए, तो उसको उसके लिए हमने एक ऑपरेशनल रिसर्च किया था। फिर दूसरा है लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग ओवर प्रोडक्शन करने से जो 7 तरह के वेस्टेजेस होते हैं उसको कम करने के बारे में है। मतलब ये बात करता है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपने ओवर प्रोडक्शन किया है, जितना चाहिए था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन कर लिया है, तो इससे काफ़ी सारे वेस्टेजेस होते हैं जो नहीं होने चाहिए, तो उन वेस्टेज को आप कम करो। वो वेस्टेज में क्या हो जाएगा, जैसे आपने कुछ मैन्युफैक्चरिंग किया है, तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो आपका टाइम गया, जो कॉस्ट गया, वो तो गया ही। इसके अलावा वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम मतलब अगर आप 100 यूनिट्स बनाते जो कि पर्याप्त थे तो आपको टाइम कम लगता, हमने कम वेट करना पड़ता सामान पहुंचाने में। लेकिन अब आपने क्या बना दिया, अब आपने मान लो 200 यूनिट्स बना दिए, जो कि ज़रूरत से ज़्यादा था, इतनी तो ज़रूरत थी भी नहीं, और क्योंकि आपने ज़्यादा बनाने की कोशिश की तो टाइम उसमें ज़्यादा लगा, तो हमें वेट ज़्यादा करना पड़ा। इसके अलावा फिर तीसरा क्या हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, वो भी गया, है ना। 100 यूनिट्स बेचते तो कम पैसा लगता, अब आपने 200 बेच दिए, तो फिर तो ज़रूरत भी नहीं थी उसकी, और अब आपने ज़्यादा भेजे तो पैसा ज़्यादा लगा। चौथा, आप उसको स्टोरेज करवाओगे तो उसके स्टोरेज में भी जो वेयर हाउसिंग का खर्चा है वो ज़्यादा आएगा। इसके बाद जो प्रोसेसिंग हुई है उसकी, तो रॉ मटेरियल से आपने कन्वर्ट किया फिनिश गुड में, तो वो जो प्रोसेसिंग थी उसमें भी आपका एफर्ट्स गए हैं। इसके अलावा फिर आपका क्या हो जाएगा, जो स्क्रैप वैल्यू है वो भी जाएगी। स्क्रैप का मतलब होता है, जैसे अगर आपने मान लो शर्ट्स बनाए, तो शर्ट्स बनाने के लिए आपने उसकी कटिंग की होगी तो कुछ वेस्ट निकला होगा, उस वेस्ट को हम कबाड़ वाले को दे देते हैं। तो जब आप कम चीज़ें बनाते हो तो आपका वेस्ट भी कम लगता है, जब आप ज़्यादा बनाओगे तो ये स्क्रैप या जो कबाड़ का सामान है या जो ये वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं ये ज़्यादा बनेंगे, तो इसकी वजह से ये सारी चीज़ें भी आपकी जाएंगे। तो ये सब आपका क्या है, ये कुछ वेस्टेज हैं जो आपको नहीं करने चाहिए थे, जो एफर्ट्स वगैरह और भी आ जाएंगे इसमें, 7 एफर्ट्स हो जाएगा, तो ये सारे आपको मिनिमाइज करने हैं। फिर है तीसरा, ये है काइजन। काइजन का मतलब होता है चेंज फॉर बेटर। चेंज फॉर बेटर का मतलब होता है ये बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन की तरह है, पर सिंप्लीफिकेशन में हम एलिमिनेट करते हैं मतलब अननेसेसरी लाइन ऑफ प्रोडक्ट को, और यहाँ पे हम एलिमिनेट करते हैं हार्ड एंड डिफिकल्ट टास्क को। तो यहाँ पे क्या करता है कि आपकी मेथड्स को या काम करने के तरीके को ये देखेगा, और उसमें जो भी हार्ड चीज़ें हैं या जो भी अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको ये हटाएगा, ताकि वो जो काम है वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो जो भी हार्ड चीज़ें हैं, जो भी डिफिकल्ट टास्क है, उसे एलिमिनेट करके चीज़ों को आसान बनाता है। इसका जो लिटरल मतलब होता है वो होता है चेंज फॉर द बेटर, चेंज करना फॉर किसी बेटर चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ के लिए।
फिर है चौथी टेक्निक, वो है सिक्स सिग्मा। ये क्वालिटी वेरिएशन को रोकता है, मतलब ये स्टैंडर्डाइजेशन जैसा है। तो आपने एक डेयरी मिल्क खाया, उसकी क्वालिटी जैसी थी वैसी ही दूसरे की भी होनी चाहिए, उनके बीच का जो क्वालिटी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। वेरिएशन का मतलब होता है चेंजेस नहीं होने चाहिए, उसकी क्वालिटी में चेंज नहीं होना चाहिए, उसे रोकता है। फिर हम बात करते हैं जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग। जस्ट इन टाइम मतलब कि जैसे ही आपके पास ऑर्डर आया तुरंत मैन्युफैक्चरिंग उसकी स्टार्ट हो जानी चाहिए। अगर आप किसी चीज़ का ऑर्डर आते ही तुरंत सप्लाई दे पाते हो तो आपको उसकी इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ती। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ता, और स्टॉक मेंटेन नहीं करना पड़ेगा तो स्टॉक मेंटेन करने में जो खर्चा लग रहा है वो भी आपका कम हो जाएगा। तो ये क्या है, ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजी है ताकि हम रिटर्न बढ़ा सकें और कॉस्ट को कम कर सकें। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं कुछ ऑर्डर्स एक्सेप्ट करती हूँ और उससे मैं सप्लाई करती हूँ, तो अगर ऑर्डर आते ही तुरंत मैं 10 मिनट के अंदर उस सामान को बनाकर उन्हें दे सकती हूँ, तो इससे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले से ही सामान को बनाकर नहीं रखना पड़ेगा। और अगर आपको पहले से सामान बनाकर नहीं रखना पड़ेगा तो सोचो उसको सामान को बनाने में जो मेरा टाइम गया, जो मेरा कॉस्ट गया। अब उसको स्टोर करके रखूंगी तो मालूम अगर खाने की चीज़ है तो फ्रिज में करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल गया। तो ये सारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो पाएंगी और इससे मेरा जो रिटर्न है, पैसा प्रॉफिट है, वो ज़्यादा मिल पाएगा। तो जस्ट इन टाइम मैन्युफैक्चरिंग बात करता है तुरंत प्रोडक्शन करो ताकि इन्वेंट्री को मेंटेन करना ना पड़े और कॉस्ट कम हो, एफिशिएंसी बढ़े। सिक्स सिग्मा बात करता है कि क्वालिटी में चेंजेस नहीं होने चाहिए। काइजन बात करता है कि जो भी डिफिकल्ट टास्क है उसे एलिमिनेट करो, चेंज फॉर द बेटर। लीन मैन्युफैक्चरिंग बोलता है ओवर प्रोडक्शन करने से जो 7 तरह के वेस्ट हो रहे थे उसे कम करो, मिनिमाइज करो। ऑपरेशन रिसर्च जो है वो आपकी जब वॉर के टाइम पे डिप्लॉयमेंट हो रहा था तब इसको अडॉप्ट किया गया था। इसके बाद जो लास्ट हम पढ़ेंगे वो है टेलर और फेयोल के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो टेलर एक जिन्होंने आपको 4 प्रिंसिपल्स और 5 टेक्निक्स दी, फेयोल जिन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए। इन दोनों का ही कंसर्न क्या था, जो टेलर है वो वर्कर्स के बारे में बात करता है, वो वर्कर्स की एफिशिएंसी को ज़्यादा फोकस करता है, जबकि फेयोल मैनेजर्स की एफिशिएंसी के बारे में बात करता है, तो मैनेजमेंट की स्टडी, जबकि जो टेलर है वो वर्कर्स की स्टडी, वर्कर्स की एफिशिएंसी। इसके बाद है आपका जो पर्सपेक्टिव है, दोनों का पर्सपेक्टिव क्या है। जो टेलर है वो लोएस्ट लेवल से काम करना शुरू करता है, तो लोअर लेवल और उसके बाद फिर टॉप, जबकि फेयोल जो है वो टॉप से बॉटम में आता है। मतलब टेलर पहले किसको फोकस करेगा, वर्कर्स को, और उसके बाद फिर टॉप वालों को, जबकि जो आपके फेयोल हैं वो टॉप से बॉटम आते हैं, पहले हाईएस्ट लेवल से ये शुरू करते हैं। इसके बाद ये किसको ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो टेलर का एम्फेसिस होता है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। काम का स्टैंडर्डाइजेशन होना चाहिए, सेम तरीके की क्वालिटी होनी चाहिए, जबकि मतलब इससे हम क्या समझ रहे हैं कि वर्कर्स की तरफ ही फोकस कर रहा है, काम को फोकस कर रहा है। जबकि फेयोल जो है वो मैनेजर्स के फंक्शंस की बात करता है, वर्कर्स के फंक्शंस नहीं, मैनेजर के फंक्शंस। यहाँ वर्कर का फंक्शन क्या है कि काम अच्छे से होना चाहिए, सारी क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए, तो ये काम की स्टैंडर्ड पे फोकस करता है, जबकि ये मैनेजर के फंक्शंस पे। इनका मेन फोकस क्या होता है, तो टेलर का मेन फोकस होता है कि वर्कर्स की एनर्जी को सेव की जाए ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, प्रोडक्टिविटी बढ़े। और यहाँ पे किसकी अगेन बात होगी, मैनेजर्स की। तो ये बेटर मैनेजमेंट की तरफ फोकस करता है ताकि मैनेजर की जो एफर्ट्स हैं वो कम लगे और उनकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़े। फिर है मेजर कंट्रीब्यूशन। टेलर ने सदा कंट्रीब्यूट किस पे किया है, तो उन्होंने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दिए हैं 4 और साइंटिफिक टेक्निक्स दी हैं 5। और फेयोल का क्या कंट्रीब्यूशन है, तो उन्होंने आपको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं। फिर हम बात करते हैं पर्सनैलिटी। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि टेलर की पर्सनैलिटी कैसी है, एज अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट की जैसी है जो साइंस को हर चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहता है। फेयोल की पर्सनैलिटी कैसी है, तो वो है रिसर्चर या फिर प्रैक्टिशनर, जो रिसर्च करता है अबाउट द मैनेजमेंट, जो प्रैक्टिस करता है उस मैनेजमेंट की, उस वैसी पर्सनैलिटी है। जबकि टेलर जो है वो साइंटिफिक। यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या था, वन बॉस ओवर वन एम्प्लॉय। तो एक एम्प्लॉय के ऊपर एक ही बॉस होना चाहिए ताकि उसके दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं हो, ईगो क्लैशेस नहीं हो। तो इस बात को फेयोल तो मानता है क्योंकि फेयोल का प्रिंसिपल भी है यूनिटी ऑफ कमांड, लेकिन उसे टेलर नहीं मानता। क्यों? क्योंकि उसने क्या किए हुए 8 बॉसेस रखे हुए हैं। अगर आपको याद हो कि फंक्शनल फोरमैनशिप में उसको क्या बात करते हैं कि 4 बॉस होने चाहिए प्लानिंग में, 4 बॉस होने चाहिए प्रोडक्शन में, तो वो 8 बॉसेस को मेंटेन करने की बात करते हैं, वो भी मिनिमम। तो ये क्या है, ये आपकी यूनिटी ऑफ कमांड को नहीं मानते। फिर है एक्सप्रेशन। तो जो टेलर की जो टेक्निक्स है वो क्या एक्सप्रेस करती हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट को एक्सप्रेस करती हैं। तो उनकी टेक्निक्स आर एक्सप्रेस्ड एज, मतलब वो उनकी टेक्निक्स कैसी हैं, साइंटिफिक मैनेजमेंट की है। जबकि जो फेयोल की टेक्निक्स हैं या उनके काम करने का तरीका है वो जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है नॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन में जनरली कैसे काम होना चाहिए उसके बारे में बात करती है,
जबकि इसकी जो टेक्निक्स है वो ज़्यादा साइंटिफिक है, वो जनरल वे में बात नहीं करती, वो एग्जैक्ट वे में बात करती है। फिर है एप्लीकेबिलिटी, कहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो टेलर के जो प्रिंसिपल्स या टेक्निक्स हैं आप उसे किसी स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो। जैसे आप इसे घरों में अप्लाई नहीं कर सकते, घर में 8 बॉस नहीं हो सकते, आप किसी स्पेशल तरीके की फैक्ट्रीज या इंडस्ट्रीज में ही आप इसे अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन फेओल के जो प्रिंसिपल्स है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, मतलब आप उसे हर जगह पे अप्लाई कर सकते हो। हर जगह पर आप उसे, हर जगह पे आप डिवीजन ऑफ वर्क कर सकते हो, हर जगह पर इनिशिएटिव ले सकते हो, मतलब बच्चों से भी इनिशिएटिव सजेशन ले सकते हो। इसके अलावा जो भी आपके प्रिंसिपल्स है, जैसे डिसिप्लिन हो गया, जैसे आपका सेंट्रलाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन, सारी पावर्स पापा के हाथ में हो या कुछ मम्मी और बच्चों के हाथ में भी होनी चाहिए, तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो हर जगह एप्लीकेबल है। जबकि जो टेलर के प्रिंसिपल्स हैं वो कुछ ही स्पेशलाइज्ड कंडीशन में आपकी काम करेंगे। ओके, तो बस ये इतना ही था आपका टेलर और फ्योल के बारे में। अब हम कुछ इनके बीच में सिमिलैरिटीज भी बात करेंगे। तो कुछ इनके बीच में सिमिलैरिटीज हैं, 2-3 आपको ये याद होनी भी चाहिए, वरना मतलब उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर 2-3 आपके दिमाग में होनी चाहिए। जैसे पहली इनके बीच में सिमिलैरिटी क्या है कि इन दोनों के ही जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारे साइंटिफिक मैनेजमेंट में काम आते हैं। मतलब मैनेजमेंट स्टडीज में अगर हम जाएंगे तो मैनेजमेंट की पढ़ाई करने में हमें दोनों के ही जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी हेल्प करते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इसके अलावा दूसरा, दोनों के लिए ही ऑर्गेनाइजेशनल गोल पहले आते हैं। तो चाहे वो मैनेजर्स की एफिशिएंसी की बात करें फेओल, या फिर वर्कर्स की एफिशिएंसी की बात करें टेलर, लेकिन दोनों से हो क्या रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का गोल या ऑर्गेनाइजेशन के लिए का डेवलपमेंट हो रहा है। तीसरा, दोनों ही वर्कर से सजेशन लेने की बात करते हैं, जैसे कि जो फेओल है वो इनिशिएटिव के थ्रू लेता है और जो टेलर है वो ये कोऑपरेशन और इंडिविजुअलिज्म के थ्रू सजेशन लेने की बात करता है। इसके अलावा दोनों के लिए ही हम और क्या बात कर सकते हैं, दोनों ही और किस चीज़ में मानते हैं, तो दोनों ही मानते हैं कि इनके बीच में लड़ाइयाँ नहीं होनी चाहिए, हारमनी रहनी चाहिए। और हारमनी कैसे, क्योंकि टेलर ने तो डायरेक्टली इसके बारे में बात की है कि हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड। लेकिन अगर आपको याद हो कि फेओल ने भी डिसिप्लिन के बारे में बात किया था। डिसिप्लिन में हमने क्या कहा था कि दोनों को अपनी कमिटमेंट्स पूरी करनी चाहिए, दोनों को ही अपने एग्रीमेंट्स पूरे करने चाहिए, तो उनके बीच में एक हारमनी रहेगी। ये जो है वो फेओल भी इसके फेवर में बात करते हैं। तो दोनों के बीच में कुछ कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, बिल्कुल एक से अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के थोड़े थोड़े सिमिलर भी ये होते हैं। तो ये हो जाएगी इनकी सिमिलैरिटीज। तो दैट्स इट, आज ये हम चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो भी हमें ये बताएं, और इसमें कुछ प्रॉब्लम्स लगी हो, कुछ और बेटर सजेशंस हो, तो भी लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।